तो दोस्तों फाइनली इंतजार खत्म हुआ क्योंकि कॉस्मिक डीमन एक बार फिर से वापस आ चुका है अपने नए एपिसोड के साथ। और इस बार सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि जिस कहानी को हमने अधूरा छोड़ दिया था आज हम उसे पूरा करने वाले हैं। एडवेंचर इस लेवल का होने वाला है कि हर सीन के साथ पावर आपको लिटरली ओवरफ्लो होती हुई फील होगी, इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज का एपिसोड वो शांति से तो नहीं निपटने वाली है। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर कि लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं रिचेल आर्कमॉन का वो पावर चिप जब जिन के अंदर जाकर उसे भीतर से ही खाने लगा था तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी होती है, जिसकी वजह से ना ही ये बंदी कुछ समझ पाती है और ना ही बाहर खड़े लोग वे बस चुपचाप जिन को खुद को सेक्रीफाइस करता हुआ देख रहे थे। हालांकि कुछ ही समय बाद हम देखते हैं जिन एक जोरदार चिक को मारते हुआ उसके अंदर जितने भी चिप गई हुई थी उन सभी को खत्म करते हुए बाहर निकाल देता है। यानी कि जिन का खात्मा यहाँ नहीं हुआ, वो अपने खून से लथपथ बॉडी के साथ जब उन चिपों के बीच खड़ा होता है तो उसे देखते हुए यह बंदी बेहद ही ज्यादा शौक थी। वो समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे। तभी जिन वहाँ से गायब होते हुए उससे कहता है अब जबकि तुम्हारी तीव्र और प्रबल इच्छाएं शांत हो चुकी है तो तुम्हें भी शून्य में चले जाना चाहिए। कोई भी जवाब न देते हुए वो बंदी आसमान की तरफ देखता हुआ बिल्कुल ही शांत खड़ी होती है। वहीं बाहर हम देखते हैं जिनको इतने लंबे समय तक शांत देख कैप्टन उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोलती है मैं उसकी सांसें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, आखिर हो क्या रहा है। वो इसके इतना बोलते ही हम वापस पास्ट में जाते हैं जहाँ पर कि चुनवो ने जिनके लिए खाना तैयार किया था। वो कहते हैं जल्दी से इसे खा लो। मैं जानती हूँ मैं अच्छा खाना नहीं बनाते क्योंकि जब भी मैं अपने मास्टर और फादर के लिए खाना बनाती थी तो हमेशा वो मेरा मजाक उड़ाते थे और ये ऑनेस्ट रिव्यू भी था, इसलिए मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। और खैर तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस खाने पर ध्यान दो। वैसे भी तुमने पिछले 3 दिनों से केवल दवाइयाँ ही खाई है। और रुको, लगता है कि तुमने अपने सारे सामानों को तैयार कर लिया है, क्या तुम्हारा आज जाना जरूरी है? जिसका जवाब जब जिन कुछ भी नहीं देता है तो वो फिर से कहती है क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? कहीं तुम फिर से खाने को लेकर पहले की तरह नखरे तो नहीं करने वाले? तो जिन बताता है नहीं, तुम्हारा खाना बुरा नहीं है, मुझे हमेशा से तुम्हारा ये खाना पसंद रहा है। जिस पर कि चुनवो थोड़ी देर के लिए शांत रहकर उससे कहती है तुम जल्दी समझ जाते हो, जबकि मैंने सुना था सपनों और यादों में फर्क करना मुश्किल होता है। जिन बताता है मेरी यादें इतना जिंदा है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरी यादों में यह डाइनिंग टेबल कभी भी नहीं था। साथ ही मेरी यादों में तुम्हें इस तरह एक्ट करता हुआ देख असली वाला मैं तो बेहोश ही हो गया होऊंगा। वो बताती है हाँ, तुम लगभग मर ही चुके हो क्योंकि तुम्हारी सारी नसें फट चुकी है और तुम्हारा दिल वो रुक चुका है। सच कहूँ तो तुम्हें जिंदा करने का अब और कोई तरीका नहीं बचा। जो सुनता हुआ जिन बोलता है तो मेरे मन के अंदर आने का तुम्हारा मकसद मुझे ठीक करना नहीं है। वो बताती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, आखिर क्यों तुमने उस लड़की की जगह मरने का फैसला किया? यह तो बिल्कुल ही तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, जबकि तुम एक दूसरे के इतने करीब भी नहीं थे, फिर इतना दर्दनाक मौत क्यों चुना तुमने? जिन बताता है क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं था। वो कहती है अच्छा ऑप्शन? जीवन से हार मान लेना सबसे अच्छा विकल्प कैसे हो सकता है? तो जिन बताता है जब मैंने अपनी आंखें दोबारा उस कन्फाइंड स्पेस में खोला और जिस पल मैंने महसूस किया मुझे अपना जीवन फिर से जीना होगा, उसी पल मैंने फैसला किया मैं अपना जीवन पीछे की ओर जीऊंगा। जो सुनता हुआ चुनवो वो कुछ भी न समझते हुए जब पूछती है पीछे की ओर, तो जिन बताता है इसका मतलब है अपने अतीत को देखते हुए मेरे जीवन में कल का कोई अर्थ नहीं है और न ही मेरा जीवन वो मेरा है, इसीलिए उस बच्चे का भविष्य मेरे भविष्य कहीं अधिक ज्यादा मूल्यवान है, उसे जीना होगा। यही रीजनेबल चॉइस है, तो मैं अपने अतीत को दोबारा दोहराऊंगा। इसी के साथ वो अपने स्वर को दोबारा अपने हाथों में थाम कर वहाँ से जाने लगा था। तो उसे देखते हुए चुनवो बोलती है क्या तुम फिर से अनगिनत लोगों को मारने जा रहे हो? अगर हाँ तो तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें मारने की कोई जरूरत है क्योंकि सिर्फ यह एक सपना है, इससे तुम अपने अतीत को बदल सकते हो। और जिन फिर भी न रुकते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है जैसा कि तुमने कहा यह सिर्फ एक सपना है, इसलिए अतीत को बदलना नहीं चाहिए। जिस पर कि चिनवो जब फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो कहता है यह काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, मुझे इसका अंधहीन पछतावा है और रहेगा। मैंने इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दुख सहा है, इसीलिए अपने कल्पनाओं से इसे परिवर्तित करके सुकून पाने का पाप मैं नहीं कर सकता। एक दिन जरूर मैं नर्क की धधकती आग में समा जाऊंगा, यही मेरा कर्म फल है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर जाने वाला होता है तभी एक आवाज आती है रुक जाओ। जो सुनता हुआ जिन वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वो अपने सीने के आर पार चुनवो के स्वर को देखता है। वहीं चुनवो वो बोल रहे थे
तुम कमीने कहीं के। तो जिन वो बोलता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम जब भी चाहो मेरे मन में आकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो और मुझे यहाँ रोक कर मुझे मार सकती हो। तुम्हें पूरा अधिकार है क्योंकि मेरी अतीत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही गायब होता है तो उसे देखते हुए चुनवो वो सोचती है जीवन ऐसे जियो जो हमेशा आगे बढ़ती रहे, पर तुम्हारे लिए क्या जीवन और मौत के बीच की सीमा को पार करना ही काफी नहीं था जो तुमने अपने अस्तित्व को ही त्याग दिया। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन परिनिर्वाणा को प्राप्त कर चुका था, यानी कि वो बुद्ध जितना पावरफुल हो चुका है, अब इसके पावर को नंबर में नापना वो MC के पावर का अपमान करना होगा। मतलब कि उसके पावर को अब नापा नहीं जा सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है वो। खैर हम देखते हैं एक जोरदार लाइट चमकती है और इसी के साथ जहाँ सबको लगा था कि जिन मर चुका है और उसका जिंदा होना अब नामुमकिन है, वहाँ वो फिर से अपनी मौत को छूकर टक से वापस आ चुका था। उसकी हेयर फिर से व्हाइट हो चुकी थी और हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो सब कुछ उसी से जुड़ा हो। उसकी ऐसी पावर को देख सारे लोग हैरान तो थे ही, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे ही ये बड़ा सा आई भी देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, मतलब कि वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, कुछ बोलता नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं वो आखिर सोच क्या रहा है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन कुछ समय बाद की होती है। हम देखते हैं छोटी बच्ची वो अपने होश में आ चुकी थी और उसने अपने कंसर्ट को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होता है, जहाँ पर कि लोग हजारों की संख्या में थे और दोनों ग्रहों को भी एक अच्छा खासा सीट मिला था जहाँ पर कि वो शांति से छोटी बच्ची को देख सकते थे। फाइनली उन लोगों का इच्छा पूरा होता है और वे लोग अंततः छोटी बच्ची के कंसर्ट को खत्म करने के बाद अपने प्लानेट पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, जिनको की विदा करने के लिए ये तीनों लोग आए हुए थे। वहीं दूर से उन्हें जिन भी देख रहा था, पर तभी उसके पास चुनवो आती है, जिसे महसूस करता हुआ वो कहता है तुम वहाँ पर यूं ही क्यों खड़ी हो, मैं तैयार हूँ। अगर तुमने सपनों की तरह अभी मेरा दिल को छल्ली कर दिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। वो कहती है क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? वो बताता है संकोच मत करो, आगे बढ़ो और मुझे मार डालो, कम से कम इससे तुम्हारी 2000 सालों के सेक्रीफाइस तो बर्बाद नहीं होंगे। जो सुनता हुआ चुनवो बोलती है तुम बिल्कुल ही मास्टर की तरह बोल रहे हो, यह कितना परेशान करने वाली चीज है। हम देखते हैं उसे अनंत नींद में डालते हुए उसके मास्टर ने कहा होता है अब से तुम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रही हो जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम शायद 100 साल बाद जागो या फिर हजारों साल बाद, या हो सकता है अनंत काल तक भटकती रहो। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस समय के बीच ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि तुम अपने बेकार से बदले से मुक्त हो सको। अमिताभ तुम्हें शांति मिले। इन्हीं बातों को याद करता हुआ चुनवो बोलती है मुझे एक बात पूछनी थी, तुम जी क्यों रहे हो? यह तो वो दुनिया भी नहीं है जिसे तुम पहले जानते थे, या अभी भी तुम्हारे अंदर पूरी दुनिया को अपने पैरों तले कुचलने की इच्छा बची हुई है? वो बताता है मेरे पास दोस्त है, हो सकता है मेरी अपनी कोई जिंदगी ना हो लेकिन उनकी जिंदगी तो है। जिस पल मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली और उस लड़की को पहली बार देखा, मुझे 2000 साल पहले की अपनी एक दोस्त याद आ गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। आखिर क्यों मैंने अपने पुराने दोस्त के साथ अपने जीवन को साझा नहीं किया? जो सुनता हुआ चुनवो पहले तो शौक होती है, बाद में वो कोई भी जवाब दे पाती उससे पहले ही उसे कोई पीछे से पुकारता है। हम देखते हैं वहाँ पर यौन अपने साथ खाने को लेकर आया होता है। वो कहता है नीचे बढ़िया सा टेबल लगने के बावजूद भी आप जमीन पर खाना खाने पर क्यों आ रही हुई हो? ठंडा होने से पहले जल्दी से इसे खा लीजिए क्योंकि यह आखिरी बार है जब आपको इतना बड़ा हिस्सा मिल रहा है। जिस पर कि चुनवो उस बॉल की ओर थोड़ी देर के लिए देखती है, बाद में जमीन पर बैठते हुए जिनसे कहती है तुम मेरे भूख को खराब कर रहे हो, इसलिए जब तक कि मैं खाना खा रही हूँ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी तो खुद ही आकर तुम्हारे गले को काट दूंगी, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। जिस पर कि कोई भी जवाब न देते हुए उसे वहीं पर छोड़कर अगले ही पल गायब हो चुका था और अपने शिप में वापस आकर उसे घूर ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से कैप्टन आते हुए कहती है उस लड़की में कोई भी खास बात नहीं है, उसके पास अपने बदसूरती के अलावा भयानक गुस्सा है। तो जिन वो बताता है मेरा जीवन उसी का है, वो मेरे जीवन का मास्टर है। जो सुनता हुआ कैप्टन इतनी ज्यादा शौक हुई थी कि वो पूरी तरह खामोश हो चुकी थे। वो थोड़ी देर तक जिन की बातों को सुन घूरती है और फिर एकदम से ही अपने होश में आकर ऑर्डर देते हुए कहती है जल्दी से फुल एक्सीलेटर दो। तो सुनजा बताता है हम अपनी पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। कैप्टन कहती है ये तो बस नॉर्मल स्पीड है, मेरा मतलब था रैप दो। अगर हमने रैप का इस्तेमाल किया तो वो नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा फ्यूल खाएगा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है। जिस पर कैप्टन वो बोलती है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से फुल रैप को दो। हम देखते हैं अपने पास कोई रास्ते को न देखकर वे लोग रैप का इस्तेमाल करते हुए लाइट की स्पीड से वहां से निकल गए होते हैं और फिर स्पेस में बहुत ही ज्यादा दूर जाकर अपने शिप को स्लो करता हुआ वे लोग फिर से जिनकी बालों की काट छटाई करके उसे ब्लैक बना दिया होता है। बाद में जब वे लोग खाना खाने बैठे हुए थे तो सुनजा उनके लिए खाने को ला कर कहता है
है हमारे पास आखिरी बस यही बचा है, सारा खाना खत्म हो चुका। तो रोबोट भी बताता है कि फ्यूल भी खत्म होने ही वाला है, यदि हम अल्ट्रा पावर सेविंग का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी हम हाफ लाइट ईयर से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। जिसका कि जवाब जब कैप्टन कुछ भी नहीं देता है तो उसे देखते हुए रोबोट उससे पूछता है, कैप्टन आपके पास बैकअप प्लान तो है ना? निश्चित ही आप बिना सोचे समझे रैप का इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं कहा होगा। तो कैप्टन वो बताती है, मैं ब्लेजिंग डेविल टैंक सारयोंग हूँ, कम से कम इस गैलेक्सी में तो मेरे लिए हर दरवाजा खुला हुआ है। तुम्हें ये बात पता है ना? जो सुनता हुआ रोबोट कहता है, हमें पहले से पता है। आखिर कब से? तो कैप्टन बताती है, चिंता मत करो, खाना खत्म करने के बाद सीधे नजदीकी रिले स्टेशन की ओर बढ़ना। अगर हम वहाँ पर कुछ बाउंटी ले पाए तो एडवांस में पेमेंट हो जाएगा। जिस पर की रोबोट बोलता है, क्या हम सच में ऐसा करने वाले हैं? वो बताती है, मैंने कहा ना चिंता मत करो, मैं ब्लेजिंग डेविल टैंक सारयोंग हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं प्लेटिस टैवरन के पहले मोन को, जहाँ का मास्टर हैरानी में बोल रहा था, क्या कहा तुमने? कौन आ रहा है? तो उसके साइड में खड़ा बंदा बताता है, शायद आपको याद नहीं होगा, वो यहाँ पर पहले भी कुछ बार आ चुकी है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बस एक मामूली सी बाउंटी हंटर है। मैंने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑर्डर दे दिया है, जब तक एडवांस में खाने का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक बिल नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी वो आपसे मिलने का रिक्वेस्ट करती है तो मैं कोई बहाने को देकर उसे यहाँ से भेज दूंगा। पर कैप्टन के बारे में सुन तो उसके मास्टर की हालत ही खराब हो चुके थे। यहाँ पर ब्लेजिंग डेविल वो आ रही है, उसे इतना डरा हुआ दे वो बंदा कहता है, मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? तो उसका मास्टर वो चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से उसे बता दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, या फिर कह दो कि मैं मर गया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये चारों लोग एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनके बीच कैप्टन नहीं थे। रोबोट कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो क्रेडिट को मांगेंगे? तो सुन वो बताता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टैवरन का ओनर टिन वांग वो कभी भी क्रेडिट को नहीं देगा, चाहे फिर उसके सामने अंडरवर्ल्ड का किंग ही क्यों ना आ जाए। फिर हमारे कैप्टन क्या है? हमारे कैप्टन तो उसके सामने मामूली है। इतने में ही उनके पास कुछ वेटर आकर कहते हैं, अगर आपको कोई और चीज ऑर्डर करनी है तो प्लीज बेझिझक ऑर्डर दीजिए। उनके इतने आदर सम्मान को देख ये दोनों तो बहुत ही बड़े शौक में थे। वर्जिन उन खानों को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर सॉसेज नहीं है, उनसे कहो कि अच्छी तरह से भून कर यहाँ पर लेकर आए। जबकि सोहा वो बोलती है, मेरे लिए कुछ रेयर चीज मंगाना। उनके ऐसी बातों को सुनता हुआ वहाँ पर एक बड़ी खामोशी छा चुकी थी, लेकिन तब भी रोबोट और सुंजा वो कुछ भी नहीं कहते। वहीं इधर हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, प्लीज तुम्हें जितना खाना और फ्यूल लेना है ले लो और अभी तुरंत जितना दूर हो सके यहाँ से निकल जाओ। तो कैप्टन वो कहती है, तुम अचानक ही ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? डरो मत, मैं कोई ठग नहीं हूँ जो हर जगह मारपीट करता फिरे। मुझे बस ईमानदारी से कुछ क्रेडिट चाहिए, मैं इसे धीरे धीरे चुका दूंगी बिना ब्याज के। तो वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि टाइम बम फटे। अगर वो यहाँ पर फट गया तो पूरा टैवरन वो खत्म हो जाएगा। यानी कि वो जिन की बात कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर इनाम रखा गया है। कैप्टन कहती है, तो तुम इससे डर रहे थे, चिंता मत करो, जब तक वे खुद मरने की कोशिश ना करे तब तक उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। यहाँ तक कि नॉर्थर्न फिस्ट एम्परर भी उसकी बस छोटी सी उंगली से ही बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया गया था। तो भला कौन ही होगा जो उससे टकराने की हिम्मत करेगा? पर वो मेरे सामने पूरी तरह बेबस है, यह एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो वो बंदा कहता है, मैं पहले से ही जानता हूँ, तुम दोनों ही पूरे यूनिवर्स में बदनाम हो, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे पूरे टीम को एक ही सिक्के की तरह माना जाता है। अगर वे तुम्हारे सर को नहीं फोड़ सकते तो ये तुम्हारे शरीर के नरम हिस्सों पर हमला करेंगे। यही उन शिकार करने वालों का फितरत है, मतलब कि जिनके शिकार करने वाले लोग अगर उसे नहीं पकड़ सकते तो वे उसके आसपास की जगह और आसपास के लोगों पर अपना निशाना बनाएंगे। पर ये चीज कैप्टन नहीं समझ पाती। वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसके इतना बोलते ही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जिन और बाकी के लोग जब खाना खा ही रहे होते हैं तभी रोबोट के पास एक बंदा आता है और जब उसे घूरने लगता है तो वो कहता है, कौन हो तुम? तो वो बंदा पूछता है, क्या आप ही मिस्टर रोबोट हारीवेल हैं? आपके नाम पर एक डिलीवरी भेजा गया है, प्लीज चेक करके साइन करिए। जो सुनता हुआ रोबोट कंफ्यूजन में कहता है, मेरे लिए? आखिर कौन हो सकता है? और जब वो उस बंदे के स्किन में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी फियांसी थी जिसको कि किडनैप कर लिया गया था। साथ ही एक मैसेज होता है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिलियन क्रेडिट लेकर जल्दी से आओ। जिसको देखता हुआ रोबोट वो बुरी तरह से पागल हो चुका था। वो गुस्से में एक जोरदार चीख को मारता हुआ तुरंत ही वहाँ से निकल गया होता है। जबकि कुछ समय बाद जब कैप्टन अपनी मीटिंग को खत्म करके वापस आती है तो वो कहते हैं, हमें खाना और फ्यूल के साथ 3000 क्रेडिट उधार मिल गया है, वो भी केवल भरोसे पर। मैंने कहा था ना मुझ पर भरोसा रखना, मैं ब्लेजिंग डेविल सारयोंग हूँ। जो सुनता हुआ सुंजा बोलता है, हाँ तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया। तो कैप्टन रोबोट की सीट की तरफ देखते हुए जब पूछती है, आखिर ये कहाँ पर गया? तो सुंजा बताता है, वो यहाँ से चला गया, साथ ही हमारे शिप को
भी अपने साथ ले गया। हम देखते हैं रॉबर्ट वो जाते हुए चिल्ला रहा होता है, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो चियांग, मैं उन सभी को मार डालूंगा। वहीं जब कैप्टन को पता चलता है कि रॉबर्ट ने अपने साथ शिप को भी ले गया है तो वो बेहद ही ज्यादा शौक हुए थे। जबकि सुनजा उसे क्लियर करते हुए कहता है उसने शिप को चुराया नहीं है बल्कि उधार लिया है। वैसे भी तुमने रॉबर्ट से 17,200 क्रेडिट लिए हैं जो कि हमारे शिप की 2 गुनी कीमत है। अगर वो शिप को अपने पास रख भी लेता है तब भी उसका भी उधार तुम पर बचेगा, इसीलिए कानूनी रूप से देखा जाए तो वही शिप का ओनर है। तो कैप्टन वो अपने होश में आते हुए कहती है जो कुछ भी हो उसने बिना मेरी परमिशन को शिप को ले गया है, यह चोरी ही कहलाएगा, साथ ही यह एक विद्रोह है। तो सुनजा उसे समझाता है सिचुएशन को पहले समझो और फिर बाद में भड़कना। जिस पर कि कैप्टन जब कुछ भी नहीं समझ पाती है तो सुनजा बताता है मिस चियांग को किडनैप कर लिया गया है और उसका इस्तेमाल करके रोबोट को धमकाया जा रहा है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए गया। कैप्टन जो सुनता हुआ पूछती है चियांग अब ये कौन है? सुनजा बताता है क्या तुम उसे नहीं जानते? रोबोट ने अब तक उसका नाम लगभग 8,162 बार लिया है, यानी कि वो उसकी फियांसी है, एक ऐसी पर्सन जिसका कि उसके साथ शादी नहीं हुआ, क्योंकि तुम हमेशा उससे शादी के पैसे उधार ले लेती हो और कभी भी वापस नहीं करते। जो सुनता हुआ कैप्टन रोबोट के गुस्से को याद करता हुआ कहती है तो इसीलिए वो इतना भड़का हुआ रहता था। तभी उसके पास टेबरन का मास्टर आते हुए उससे कहता है तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हें 3,000 क्रेडिट केवल इसी शर्त पर दिया था कि तुम आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाओगे। यदि तुम्हारा यहाँ पर रुककर कुछ और करने का प्लान है तो सुन लो तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। कैप्टन बताती है सही कहा, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शिप अब हमारे पास नहीं है, हम चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा फैंसी है कि हमारे डेविल शिप के अलावा और किसी भी शिप पर नहीं बैठते, क्योंकि हमारा डेविल शिप बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है। तुम्हें याद है ना सुनजा, पिछली बार उन्होंने CCT 065 सुपर लाइट स्पीड हाइपर फास्ट क्रूजर को भी ठुकरा दिया था। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। लगता है हमें कुछ समय तक यहीं पर रुकना पड़ेगा जब तक कि हमें कोई अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस अल्ट्रा लग्जरी शिप उधार नहीं दे देता। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ उस पूरे जगह पर एक बड़ी सी खामोशी छा गई थी। पर चूंकि टेबरन का मास्टर उन लोगों को वहाँ से भगाना चाहता था तो अब उसके पास लग्जरी शिप देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो उन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा फैंसी शिप देता है जिसके अंदर वे लोग जाते हुए कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो सुनजा सिस्टम को चेक करते हुए बताता है ज्यादा उतावले मत बनो, नहीं तो बाद में नुकसान का एहसास बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यह अभी भी उधार का ही शिप है। कैप्टन जिस पर कहती है माना कि ये उधार का शिप है लेकिन हमें बताया नहीं गया है कि हमें इसे कब वापस करना है, इसीलिए इसे लौटाने के बारे में भूल जाओ। जिस पर कि सुनजा उसकी हरकतों से परेशान कुछ भी नहीं कहता। तो कैप्टन उससे पूछती है क्या तुम्हें हमारा डेविल शिप मिला? सुनजा बताता है हाँ, वह नॉर्थन गैलेक्सी क्लास टारगेट है, क्रिस सिस्टम के KL-06 अल्फा तक गया है। तो कैप्टन टारगेट को देखते हुए बोलती है जल्दी से निकलो, इससे पहले कि उसे कोई नुकसान हो, हमें उसे बचाना होगा। वहीं हम रोबोट को देखते हैं वो एक प्लानेट के पास पहुंचकर कहता है बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बस आ ही गया हूँ। इसी के साथ वो उस प्लानेट पर लैंड करने के बाद जिस टेबरन में उसकी फियांसी थी उसके दरवाजे को बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से खोलते हुए कहता है आखिर कहाँ पर है इन सब का जिम्मेदार कमीना, मैं तुम सबको मार डालूंगा। पर वो देखता है उसके सामने कोई भी नहीं था, बस एक लड़की थी जो कि अपने काम को कर रही होती है। वो जब पलट कर उसकी तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, वो उसे नहीं पहचान पाता। वहीं वो लड़की जब कहती है रोबोट तो वो कहता है कौन हो तुम? जिस पर कि वो लड़की पहले तो अपने खाने के प्लेट को नीचे टेबल पर रखती है और फिर जब उसके पास जाकर उसे घूरने लगती है तो उसे देखते हुए रोबोट वो कहता है मैंने पूछा कौन हो तुम और चियांग कहाँ पर है? जिस पर कि वो बंदी बिना कोई जवाब दिए उसे एक जोरदार चमाटे को देते हुए कहती है कमीने कहीं के। उस चमाट और आवाज को सुन रोबोट वो कहता है ये दोनों चीजें तो चियांग की है। तो वो बंदी फिर से उसे एक जोरदार देते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल ये मैं ही हूँ बेवकूफ। मैं सोच ही रही थी कि आखिरकार इतने टाइमों में तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है तुम अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो चुके थे कि अपने फियांसे को भी भूल गए। रोबोट बताता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वहीं उसके पीछे हम देखते हैं एक बंदा उन लोगों की बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा होता है अपने चेहरे को छुपाए हुए, जबकि रोबोट उसे पूरी तरह से इग्नोर करके चियांग से कहता है मेरा मतलब यह है कि तुम थोड़ी सी पतली हो गई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहली नजर में नहीं पहचाना। इसके अलावा तुम्हारे किडनैपिंग की खबर को सुनकर मैंने अपना आपा खो दिया था, ना कि तुम्हें इग्नोर कर रहा था। वो बंदी जिस पर कि खुद को देखते हुए कहती है मेरा वजन कम हो गया है या इसीलिए मेरे कपड़े आजकल इतने ढीले हो गए हैं? कहीं तुम मुझे ऐसी हालत में देखकर मुझे दूर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने कहा था तुम्हें गोल मटोल लड़कियां पसंद है। रोबोट समझाता है अरे यार नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है, अब तो तुम और भी ज्यादा। इतना बोलते हुए वो जब चुप हो गया था तो वो बंदी कहती है अब मैं और भी ज्यादा क्या? रोबोट बताता है
छोड़ो, चाहे तुम मोटी हो या पतली, तुम जैसी भी रहोगे मैं तुम्हें हर हाल में पसंद करूंगा। वो बंदी जिसको सुनता हुआ काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। तो रॉबर्ट उससे पूछता है, हालांकि मुझे एक चीज बताओ, क्या सचमुच में कोई तुम्हें धमका रहा था या फिर कोई धोखाधड़ी वाला कॉल तो नहीं आया? क्योंकि आजकल यही चल रहा है। तो वो अपने पीछे देखते हुए कहती है, धमकी? हाँ, मुझे धमकी मिली थी और अभी भी मुझे धमकाया जा रहा है उस बंदे के द्वारा। यानी कि साइड में हुडी में जो बंदा बैठा था उसी की तरफ वो इशारा कर रही होती है, जिसको देखता हुआ तो रॉबर्ट भी वो हैरान था। वो उसकी तरफ देखता हुआ कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बंदा अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर खड़ा हो चुका था, जिन्हें देखता हुआ रॉबर्ट पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। बाद में जब उससे पूछता है, कौन हो तुम? तो वो बंदा कहता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो और तुमने टारगेट को कहाँ पर छुपाया है? जो सुनता हुआ रॉबर्ट कुछ भी ना समझते हुए जब टारगेट के बारे में पूछता है था, वो बंदा जिनके फोटो को दिखाते हुए कहता है, जल्दी से 10 मिलियन क्रेडिट वाले टारगेट को मुझे सौंप दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसके लिए तुम्हें शायद भारी पछतावा होगा। जो सुनता हुआ रॉबर्ट कहता है, क्या तुम ही वो किडनैपर हो? तो वो बंदा कहता है, एक मार्शल आर्टिस्ट कभी भी बातों से समझौता नहीं करता, इसलिए इससे पहले कि मैं अपना स्वाद निकालूं तुम टारगेट के बारे में मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि एक बार जब मैंने अपने स्वाद बाहर निकाल लिया तो तुम्हारे पास सर तो होगा लेकिन बोलने के लिए मुंह नहीं। पर हम देखते हैं उस बंदे का स्वाद निकालते हुए उसका हाथ कांप रहा था, जिसको देखता हुआ रॉबर्ट पूरी तरह खामोश कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। वहीं वो बंदा अभी भी उसे धमकाते हुए बोल रहा था, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते इसलिए गलती मत करो, मैं हेवन एंड अर्थ का पियरलेस डीमन हुआंगू हूँ। लेकिन रॉबर्ट उसकी ऐसी हरकतों को देखता हुआ अभी भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। वह उसे कुछ समय तक घूरने के बाद कहता है, मुझे बताओ, क्या वाकई में तुम ही वो किडनैपर हो? क्या तुम्ही ने चियोंग को पकड़कर फिरौती का रकम मांगा था? जल्दी से भगो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर तबाह कर दूंगा। ये सब बोलता हुआ वो भी जब अपने पूरे आर्मर को एक्टिव कर लिया होता है था, उसे देखते हुए वो बुढ़ऊ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने कहीं के? ये सब बोलता हुआ वो दोनों ही जब एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, खाना ठंडा हो रहा है तो अब जल्दी से आ जाओ। पर ये लोग अभी भी नहीं रुकते हैं तो चियोंग कहती है, डैड मैंने आपको कहा ना रुक जाइए। डैड वाली बात को सुन रॉबर्ट को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या डैड? तो वो बताती है, हाँ ये मेरे डैड हैं, तुम पहली बार इनसे मिले हो, सही कहा ना? मैं भी 15 साल में पहली बार अभी इनसे मिली हूँ। जो सुनता हुआ रॉबर्ट वो शौक में जब उस बंदे से पूछता है, क्या सच में तुम मेरे ससुर हो? उसके इतना बोलते ही सीन थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं वो बुढ़ऊ खाना खा रहा होता है, जबकि रॉबर्ट उसके सामने बहुत ही ज्यादा देर से घुटनों पर बैठा होता है। इसलिए चियोंग उससे कहती है, अब ये सारी चीजें बंद करो और आकर खाना खा लो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा योक म्योन बनाई है। तो रॉबर्ट वो कहता है, हाँ लेकिन ससुर जी ने अभी तक मेरी ग्रीटिंग को रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर सकता उनके साथ एक ही टेबल पर बैठने के। जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ कहता है, तुमने सही कहा, हिम्मत भी मत करना अपने सर को उठाने के। चियोंग जिस पर बोलती है, अब रहने भी दो, वे मेरे असली डैड नहीं है। पर रॉबर्ट वो अभी भी उठने के लिए तैयार नहीं होता है। उसमें बाद हम देखते हैं रॉबर्ट और चियोंग एक साथ होती है तो वो बताती है वे एक ऑर्फनेज को चलाते हैं। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें बताया था मैं ऑर्फनेज से आई थी। कहता है, हाँ मुझे याद है। क्या इसका मतलब वे मेरे ससुर नहीं हुए? वह बताती है, भले ही हम ब्लड से जुड़े हुए नहीं हैं, पर फिर भी वे मेरे पिता हैं। उन्होंने मेरे असली डैड से भी ज्यादा प्यार से पाला है, इसीलिए भले ही वे मेरे असली डैड नहीं हैं, पर फिर भी मैं उसे अपनी असली डैड से भी ज्यादा मानती हूँ। जो सुनता हुआ रॉबर्ट कहता है, तो ऐसी बात है। हालांकि उस बूढ़े का कान वाकई में बहुत ही ज्यादा तेज है। तो चियोंग वो बताती है, वे लगभग आधे महीने पहले मेरे पास अचानक ही आ गए थे। उन्होंने कहा, मेरी मदद करो तुम्हारे छोटे भाई और बहनों की खातिर। उन्होंने मुझे बस थोड़े समय के लिए बांधा था। रॉबर्ट कहता है, क्या और क्यों? उन्हें ऐसा करने की क्या ही आवश्यकता थी? वो बताती है, उन्हें 10 मिलियन का इनाम चाहिए था, क्योंकि ऑर्फनेज का पैसा वो खत्म हो गया था और यह इनाम उनके लिए एक चमत्कार की तरह था। वे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। यही सब बातें करते हुए वे लोग जब बुढ़ऊ के पास जाकर सिचुएशन के बारे में पूछता है तो बुढ़ऊ बताता है, मैं यहाँ पर चियोंग के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तुम दोनों लगभग 3 सालों से अलग रह रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें फंसाने के लिए चियोंग को बांधना पड़ा। पर उस समय वो इतनी मोटी थी कि मेरे लिए रास्ते भी कम पड़ चुके थे। जो सुनता हुआ रॉबर्ट बेहद ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या 1 मिनट रुकिए, आप कह रहे हो कि चियोंग आधे महीने पहले वो बिल्कुल ही ठीक थे, पर इतने कम समय में वो ऐसे कैसे हो गए? वो बताता है, मैंने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो मुझे काफी गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुम ऐसी हो इसीलिए तो तुम्हारा पति तुम्हें 3 सालों से छोड़कर अलग रह रहा है। जो सुनता हुआ रॉबर्ट कहता है, क्या सच में यही कारण था जो तुमने अपना वजन इतना घटा लिया? वो बताती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी इसीलिए हूँ क्योंकि डैड मेरे 15 दिनों से सारा खाना खा रहे हैं। हालांकि जब मैं
मैंने सुना कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है तो मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुकी थी, पर जब मैंने अपना वजन कम कर लिया तो तुम तुरंत ही वापस आ गए। जैसा कि डैड ने कहा था, क्या सच में तुम मेरी वजन की वजह से ही इतने दिनों से मुझसे दूर रहे थे? रॉबर्ट वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा वजन घटता है या बढ़ता है, तुम हमेशा मेरे लिए खूबसूरत ही रहोगे। जो सुनता हुआ उसका ससुर बोलता है, उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो बस यूं ही तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा है, क्योंकि हर मर्द एक जैसे ही होते हैं। जिस पर कि रॉबर्ट वो तो और भी ज्यादा घबरा चुका था। वह कहता है, नहीं नहीं तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो, मैं तो बस हमारी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था ताकि हम जल्द से जल्द एक साथ हो सके। यहाँ तक कि मैं माउंट हुआ प्लानेट पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने जितना पैसा जमा करके ही यहाँ लौटने वाला था, और अब लगभग मेरे पास उतना पैसा हो ही चुका है। जिसको सुनता हुआ एकदम से ही जब च्योंग उसके सीने से लिपट जाती है तो उसे ऐसा करता हुआ देख रॉबर्ट भी शौक था। वो थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही देखता है और फिर हुआ भी, उसे जब बाहों में भर लिया होता है तो कबाब में हड्डी बंधा हुआ उनका ससुर उनके पास रस्सी को लाते हुए कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अपनी कहानियां तुम दोनों बाद में साझा कर लेना, अभी के लिए खुद को बांध लो। जिस पर कि रॉबर्ट उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखने लगता है तो वह क्लियर करता है, चिंता मत करो, जब एक बार मैं अपने टारगेट को फंसा लूंगा तो मैं तुम दोनों को ही फ्री कर दूंगा। जिस पर रॉबर्ट उससे कहता है, माफ करिएगा पर मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हो, प्लीज हार मान लीजिए। 10 मिलियन क्रेडिट बहुत ही बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम को देखकर कोई भी पागल हो जाए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि भूखे शेर के जबड़े में अपना सिर डालना बेहतर होगा इस इनाम को पाने से। इसलिए प्लीज अपने कांपते हाथों को थोड़ा सा आराम दीजिए। वहीं च्योंग भी उसे समझाती है, डैड वो सही कह रहा है, मान जाइए, रॉबर्ट कुछ पैसों को लेकर आया है, हम मिलकर आपकी मदद करेंगे। जो सुनता हुआ रॉबर्ट शौक हो ही रहा था, तभी उसका ससुर चिल्ला है, चुप रहो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतनी दूर चलकर बच्चों को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दूंगा? तुम लोग मुझे समझते क्या हो? जिस पर कि रॉबर्ट कहता है, तो फिर आप क्या करने वाले हो? उसका ससुर बताता है, पहले तुम खुद को बांध लो, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अगर लुटेरों को पैसों की भनक लग गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। और तभी उस पूरे जगह पर किसी चीज के टूटने की एक जोरदार आवाज फैल चुके थे। वे लोग जब शौक होते हुए उस तरफ देखते हैं तो वहां से कैप्टन अपनी टोले के साथ आ रही होती है। रॉबर्ट जिसको देखता हुआ कहता है, कैप्टन आप यहाँ पर? तो कैप्टन वो बोलती है, कैसे हो, तुम्हारी फियांसी ठीक है? और इधर हम इस बुढ़ऊ को देखते हैं, उसका ध्यान तो उन लोगों की बातों पर था ही नहीं, उसका ध्यान तो बस जिन पर था, वो बस उसे घोरे जा रहा होता है। वो कहता है, तो यही वो है, जल्दी से सरेंडर करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। उसकी ऐसी एकदम से ही बातों को सुन ये लोग बेहद ही ज्यादा शौक हुए थे, जबकि वो बुढ़ऊ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, मैं हांग्यो हेवनली डीमन स्टेट के नॉर्थ गैलेक्सी डिवीजन का 71वां सेक्टर का सब डिस्ट्रिक्ट 443 यूनिट 14 का सिविल ड्यूटी ऑफिसर सेट के आदेशानुसार तुम्हें स्पेशल क्लास वांटेड क्रिमिनल के रूप में गिरफ्तार कर रहा हूँ। जो सुनता हुआ जिन जब कहता है, हेवनली डीमन सेक्ट, तो वो बुढ़ऊ बोलता है, जल्दी से सरेंडर करो, अगर विरोध किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जिन के साथ साथ ये लोग भी पूरी तरह से खामोश हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वे ऐसी सिचुएशन में बोले क्या। और तभी शोभा आगे बढ़ चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है? लेकिन वो बुढ़ऊ उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए जिनको धमकाते हुए कहता है, मैं बस 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जिम्मेदार केवल तुम होगे। 1 2 और जैसे ही वो 3 बोलने वाला था तभी उस रेस्टोरेंट के बाहर हमें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। मतलब कि सीन बाहर का था, लेकिन घटना रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी। कैप्टन ने बिना किसी चेतावनी के उस बुढ़ऊ पर हमला कर दिया होता है, और वो बुढ़ऊ एक ही हमले के साथ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा था, यहाँ तक कि वो एक ही बार में ढेर भी हो चुका होता है। जिसको देखता हुआ कैप्टन बोलती है, आखिरकार वो इतना कमजोर क्यों है? वो तो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो सुनझाओ से कहता है, वो इसके पास इंटरनल एनर्जी ड्राइव भी नहीं है, क्या तुमने पहले उसे स्कैन नहीं किया था? जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, क्या मतलब कि वो सच में उसे स्कैन नहीं किया था? वहीं ये दोनों बुढ़ों के पास भागकर उसे देखते हुए कहते हैं, डैड ससुर जी। जो सुनता हुआ इन लोगों को तो भारी झटका लगता है, वे लोग समझ नहीं पाते आखिर वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं बुढ़ऊ वो जिनके सामने बैठा हुआ था, और वे दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, जबकि दूसरे टेबल पर कैप्टन बैठे हुए बुढ़ऊ के टूटे हुए स्वॉर्ड को देखते हुए बोले
रही थी। आखिर इस स्वर के साथ क्या गलत है? ये तो बस डेकोरेशन के लिए था। ये सब बोलता हुआ वे जब अपनी साइड में देखती है तो वहाँ पर चियांग और रॉबर्ट दोनों ही भयंकर गुस्से में उसे ही घूर रहे होते हैं, जिसे देखता हुआ वो खुद को क्लियर करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि उसे मार्शल आर्ट नहीं आती है। मैं तो बस हमारी प्रोटेक्शन के लिए उस पर हमला किया था। जिस पर कि रॉबर्ट वो चिल्लाते हुए कहता है, जो कुछ भी हो तुमने पहले हमला किया, वो भी बेरहमी से मेरे ससुर पर। वहीं चियांग बोलती है, तुमने एक ऐसे बुरे आदमी पर हमला किया जो अनाथों को खाना खिलाने के लिए अपने इंटरनल एनर्जी ड्राइव को भी बेच दिया। उनके ऐसी गुस्से को देखता हुआ कैप्टन कहती है, अब रहने भी दो, मैंने जोरदार हमला नहीं किया था। तो उसकी पोल खोलते हुए सोहवा कहती है, यह टैंक क्लैन का सामयांग पाल्म का अनरिफाइंड वर्जन था। यह ऐसी चीज थी जिसे कोई साधारण इंसान तो नहीं सह सकता था। अगर आज उसी ने उसे ब्लॉक नहीं किया होता तो वो कब का खत्म हो जाता। मतलब कि बुढ़ऊ को जिन ने बचा लिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुढ़ऊ के साथ बैठा हुआ जिन अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? तुमने कहा तुम मुझे निशाना बना रहे थे, लेकिन असलियत में तुम्हारा इरादा मुझे मारने का नहीं था। तो बुढ़ऊ वो बताता है, क्योंकि मेरा टारगेट तुम्हें गिरफ्तार करने का था, लेकिन अगर तुम विरोध करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए जब मैं प्यार से कह रहा हूँ तो सरेंडर कर दो। जो सुनता हुआ जिन कहता है, भले ही तुम्हारे पास मार्शल आर्ट हो या ना हो। तो बुढ़ऊ वो बोलता है, हेवनली डिमन सेट का हर एक मेंबर किसी पापी को पकड़ने के लिए कभी भी संकोच नहीं करता, चाहे फिर परिणाम बाद में कुछ भी हो। इसलिए आप सरेंडर करो और मेरे साथ मेन सेक्ट में चलो। वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जिन पता नहीं क्या समझता है। वो स्टॉक में उससे कहता है, क्या इसका मतलब तुम्हें हेवनली डिमन सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है? वो इसकी ऐसी बातों को सुन बुढ़ऊ बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो कुछ कहा भी नहीं, पर फिर भी जिन ने उसकी बातों को सुनता हुआ सारी चीजें समझ गया। दूसरी तरफ रॉबर्ट उनकी बातों को सुनता हुआ बोलता है, क्या सच में उन्हें सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो चियांग वो बताती है, शायद ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि ऑर्फनेज का खर्चा बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वे एक ऐसे इंसान है जो कि बच्चों को खिलाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। पर हालात आजकल लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है। रॉबर्ट मुझे बताओ, तुमने कहा था तुमने पैसे कमाए हैं, आखिर कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो रॉबर्ट वो अंदाजा लगाते हुए कहता है, मोटा मोटी कहूँ तो कैप्टन वो कितनी कीमत होगी? कैप्टन जो कि सुनता हुआ पहले तो शौक होती है, बाद में वो अंदाजा लगाते हुए बोलती है, सही रकम का अंदाजा लगाऊं तो रहने का खर्च, ईंधन का खर्च काट दूं तो। जिस पर कि उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए सुंजा बोलता है, 17,354.6 क्रेडिट यह बस मूलधन है। अगर हम इस पर सबसे कम ब्याज भी लगाएं तब भी यह 23,177 क्रेडिट बनते हैं। जिसको सुनता हुआ कैप्टन बेहद ही ज्यादा शौक हुई थी। वो कहती है, क्या इतने ज्यादा? दोबारा से रिकैलकुलेट करो और तुम इस पर विश्वास मत करो, इसकी CPU कैलकुलेशन पुराना होने की वजह से भरोसेमंद नहीं है। और चियांग तो वो अलग ही खुश थे। वो कहती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो भी चलेगा, वैसे भी ऑर्फनेज को चलाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता, केवल 10,000 क्रेडिट से ही उनका 30 सालों का खर्चा निकल जाएगा, बहुत ही ज्यादा आराम से। ये कितना अच्छा है, लगता है अब उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। चलो अब मुझे जल्दी से 5,000 क्रेडिट दे दो। ये सब बोलता हुआ वो जब कैप्टन की तरफ अपनी हाथों को बढ़ाती है पैसे मांगने के लिए था, उसे देखते हुए सुंजा बोलता है, ये तो वैसा ही है जैसे किसी बिल्ली से वह मछली वापस मांगना जो तुमने उसके पास छोड़ी थी। जो सुनता हुआ शोभा बोलती है, सही कहा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता वे दोनों कुछ ज्यादा ही एक जैसी दिखती है? सुंजा बताता है, हाँ बिल्कुल, उनके जिन का हिस्सा 19.54% हिस्सा मिलता जुलता है, इसीलिए इस बात के 99.16787% चांस है कि वे दोनों कजन हैं। जिस पर की शोभा बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब वे दोनों रिश्तेदार हैं, वो भी करीबी? फिर वे एक दूसरे को जानते क्यों नहीं है? और तुम्हें ये चीजें पहले से पता है तो तुम उन्हें बताते क्यों नहीं हो? तो सुंजा वहाँ से जाते हुए बताता है, कैप्टन का जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाहर से भले ही वे बेफिक्र दिखे, लेकिन वह इतने भारी बोझ ढो रही है कि अकेले खड़ी भी नहीं हो सकते। वह हमेशा अपने जीवन में आने वाले हर रिश्ते को अपना लेती है, इसलिए बेहतर होगा कि वे इसके बारे में ना ही जाने, नहीं तो वह इस बोझ को भी उठाने की कोशिश करेगी। वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ शोभा बोलती है, क्या तुम सचमुच में एक एंड्रॉइड ही हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन बुढ़ऊ से बात करते हुए बोल रहा था, अगर कोई हेवनली डिमन सेट का मेंबर कुछ गलत करता है तो वो अपनी पोजीशन को खो देता है, जिसको वापस पाने के लिए उसे जितना बड़ा उसने गलत काम किया उससे कहीं अधिक बड़ा अच्छा काम करना पड़ता है। क्या इसीलिए तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? तो बुढ़ऊ उससे कहता है, तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? तो जिन उससे पूछता है, मुझे अपनी कहानी सुनाओ, क्योंकि तुम मेरे एक जानने वाले के ससुर हो, इसलिए यदि इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। क्योंकि हाल ही में मेरी मुलाकात एक बच्चे से हुई थी, वो हेवनली डिमन सेक्ट में बहुत ही ऊंचे पद पर है। अगर मैं उससे कहूँ तो वो शायद मेरी बात सुने। जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ भड़कते हुए कहता है, तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम हमारे सेक्ट के एक अपराधी हो जिसने कि 10 मिलियन जितना भारी भरकम अपराध किया है।
इसीलिए मेरे साथ चाल चलना बंद करो। तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो। जिस पर कि जिन उसे समझाता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हेवनली डीमन सेक्ट ने मुझ पर बस इसलिए नाम रखा है क्योंकि वे मुझे याद कर रहे हैं। वैसे भी वो बच्चा बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसके सर पर हाथ भी फेरा था और उसे गले भी लगाया था ताकि उसे थोड़ा सा प्यार मिले। हमें पता चलता है लीडर को लेकर जिनके अलग ही विचार थे, जबकि सेम टाइम पर दूसरी तरफ लीडर वो भड़का हुआ बोल रहा होता है उसे हर हाल में मरना ही होगा, जल्दी करो और उसे ढूंढो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। जिसके जवाब में ये बंदा बिना कुछ बोले उसके सामने बस अपने सर को झुकाए रखता है। कुछ समय बाद जब वो एल्डर के साथ बैठा हुआ था तो एल्डर कहता है अब उनकी हालत कैसी है, क्या उसमें कुछ सुधार आया? जो सुनता हुआ ये बंदा कहता है यह कितना अपमानजनक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं जो पूरी तरह से ठीक है? तो एल्डर वो बताता है हम दुश्मन नहीं हैं, भले ही हम चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हों, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। हम दोनों ही चाहते हैं हमारी सेक्ट का रिवाइवल और असीम पूर्णता, जो कि केवल हेवनली डीमन सुप्रीम की वापसी से ही संभव है। जिसके जवाब में जब थर्ड आई कुछ भी नहीं बोलता है तो एल्डर कहता है उनकी महानता क्रोध से ग्रस्त है, जिसका कारण केवल हताशा है। क्या ये अच्छी बात है? जिस पर कि थर्ड आई कहता है आप बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? एल्डर बताता है उनकी महानता इतिहास में मौजूद हर एक हेवनली डीमन के प्रतिभाओं का सम्मिश्रण है, लेकिन फिर भी उन्हें हेवनली डीमन प्राप्त नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, उनके पास एक्सीलेंट कैरेक्टर, गहरी विचारशीलता, अंतर्दृष्टि ही यहाँ तक के असाधारण धैर्य भी है। ईमानदारी से कहूँ तो वो विश्वास और निष्ठा का योग्य है। जो सुनता हुआ थर्ड आई कहता है अगर आप ये सारी चीजें जानते हो फिर भी आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एल्डर बताता है क्योंकि उसके पास एक कमजोरी है, एक इंसान के रूप में अत्यधिक परिपूर्ण होने के कारण वह इंसानी सीमाओं को पार नहीं कर सकता। जो सुनता हुआ थर्ड आई बेहद ही ज्यादा शौक हुआ होता है, जबकि एल्डर वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है यह घटना उसके लिए एक अवसर में तब्दील हो सकती है यदि वो कंप्लीट ह्यूमन के रूप में फ्रस्ट्रेशन को एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि यही वो चीज है जो उसके लिए इंसानी सीमाओं को तोड़ने की चाबी बन सकती है। तो थर्ड आई बोलता है क्या इसीलिए आपने उस आदमी के सर पर पब्लिक बाउंड्री को रखा था? अगर हाँ तो फिर आप क्यों उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहे हो? तो एल्डर समझाता है चावल जब तक पूरी तरह ना पके तब तक उसके ढक्कन को नहीं हटाना चाहिए। साफ साफ कहूँ तो एक्सीलेंस को तब तक उस आदमी से नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह तैयार न हो जाए, क्योंकि निराशा बार बार दोहराई जाए तो वो हताशा में बदल जाती है। इसलिए फिलहाल के लिए एक्सीलेंस को उनका सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं शोभा जिनकी बातों को सुनने के बाद बोल रही होती है तुम ये क्या कह रहे हो? जिन बताता है यह आदमी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे को सीधे यहाँ पर बुलाओ ताकि हम सीधे उससे बात करके मामले को सुलझा सके। मैं जानता हूँ तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। शोभा पूछती है आखिरकार तुम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो? तो उसकी हैरानी भरी चेहरे को देखते हुए जिन बताता है मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है और तुम्हारा बड़ा भाई। जिसको सुनता हुआ शोभा को तो और भी भयंकर झटका लगा था। वहीं बुढ़ो वो सोच रहा होता है हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर, क्या वो पगला गया है? उसे समझ आ रहा है वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी जिन उसे कहता है अगर तुम मुझे एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हो क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो तुम उस बच्चे से ही सीधे बात कर लेना। तो वो बुढ़ो शोभा की तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है, पर ये कौन है? जैन बताता है मुझे उसकी सटीक पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन वह संभवतः कम से कम वॉइस लीडर के पोजीशन पर होगी। जिस पर कि बुढ़ो वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? हमारे सेक्ट में कोई भी वॉइस लीडर का पोजीशन नहीं है, और अगर होता भी तो हम इस जैसी नासमझ छोटी लड़की को ऐसी जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपते। तो जिन वो बोलता है मेरा यकीन मानो मैं सच कह रहा हूँ। जिस पर कि बुढ़ो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। पीछे से उसे हल्के से रोबोट कहता है वो सही कह रहा है ससुर। वहीं कैप्टन वो बोलती है उसका यकीन करो, पर अच्छा होगा तुम उस पर भरोसा नहीं करो, क्योंकि वह एक ऐसी लड़की है जिससे निपटना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि तुम उसके करीब जाते जाते हो। उन लोगों की एक ही बात को सुनकर बुढ़ो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था यह बंदी सचमुच में वॉइस लीडर के पोजीशन के बराबर है। तभी शोभा वो बोलती है यह कितना एनोइंग है। बुढ़ो कहता है क्या सच में? वो बताती है नहीं। तो बुढ़ो फिर से चिल्लाता है जरा इसकी तरफ देखो, तुम लोग किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी कमजोर और बदतमीज
बदतमीज बच्ची हमारे सेट का हिस्सा कैसे हो सकती है। तो जिन उसके कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, तुम इसे इसीलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। तो चलो मैं तुम्हारे लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि तुम इसे साफ साफ देख सको। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उसे लेवल अप करता है तो वो देखता है उसके सामने खड़ा था हेवनली डीमन सोल, जिसको देखता हुआ उसकी तो पैंट ही गीली हो चुकी थी। वो तुरंत ही सोहा के सामने झुकते हुए उसे ग्रेट करता है, जिसे देखता हुआ सोहा बोलती है, ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बूढ़ा अपने बारे में सोहा को सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे भी ये सारी चीजें ठीक ठीक पता नहीं है, आखिर ये सब हुआ कैसे। मैं तो बस नॉर्थ गैलेक्सी डिवीजन के 71 में सेक्टर का सब डिस्ट्रिक्ट 443 यूनिट 14 के अंदर एक सिविल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में अपने काम को कर रहा था। मैं वहाँ पर पिछले 50 सालों से पूरी निष्ठा के साथ अबेंडेंड ऑर्फनों को संभाल रहा था, लेकिन लगभग 10 साल पहले हमें सेक्ट से मिलने वाली सहायता राशि कम होने लगे और फिर 5 सालों पहले ये पूरी तरह से बंद हो गई। इसलिए मैंने अपने सुपीरियरों से इसके बारे में पूछा और जो मुझे पता चला उसे जानकर मैं काफी हैरान हुआ था। उन्होंने बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से मेरा पोजीशन अब एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि अब मैं तो हेवनली डीमन सेक्ट का मेंबर भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ सेम टाइम पर हम देखते हैं थर्ड आई वो बोल रहा होता है, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा अतीत में सेक्ट ने सुप्रीम डीमन के पुनरागमन का बेसब्री से कामना किया था ताकि वे हमें अंधेरे से बाहर निकाल सके और प्रकाश की ओर ले चले। और अब हमारा सेक्ट स्थापना के बाद महान गोल्डन एज का आनंद ले रहा है। हम उन अंधेरों से बाहर निकल आए जहाँ लोग हम पर उंगली उठाते थे और अब हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें यहाँ तक पहुँचाने वाला केवल एक व्यक्ति है, हमारे सेक्ट का लीडर। अपने काइंड स्वभाव की वजह से उन्होंने सेक्ट की शक्तियों को एकजुट किया और अपने उत्कृष्ट लीडरशिप और बुद्धि से उन्होंने हमारे सेक्ट को पूरे मार्शल वर्ल्ड में महान सेक्ट बना दिया। भले ही उनके पास हेवनली डीमन सोल नहीं है, लेकिन उन्होंने हेवनली डीमन के नाम पर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन फिर भी एल्डर आप उनकी पोजीशन को लेना चाहते हैं। तो एल्डर उससे पूछता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस समय हमारा सेक्ट वो सुरक्षित है? थर्ड आई बताता है, हाँ बिल्कुल, पूरा मार्शल वर्ल्ड हमारे सेट को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो हेल्डर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गुलामों के बीच हम सबसे महान हैं। वो इसकी ऐसी बात को सुन थर्ड आई कुछ भी ना समझते हुए जब कहता है क्या, तो एल्डर उसे क्लियर करते हुए बताता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी का मार्शल वर्ल्ड वह नॉर्मल है? वर्तमान का मार्शल वर्ल्ड इसीलिए शांत है क्योंकि इसे बहुत ही सख्त कंट्रोल किया जा रहा है। जो सुनता हुआ थर्ड आई अपने मन में सोच ही रहा था कि क्या वे ह्यूमन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तभी एल्डर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, ना केवल पर्सनल कंपटीशन बल्कि सेक्टरों के बीच प्राइवेट और छोटे मोटे विवाद भी बैन है। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट को भी स्टैंडर्डाइज किया गया। ऐसी अफवाहें हैं कि न केवल हमारी व्यक्तिगत जानकारी बल्कि हमारी गतिविधियों पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। इसका मतलब है कि हम कांच के पिंजरे में फंसे हुए हैं और गुलामों के लगाम को पहने हुए हैं। जिस पर कि थर्ड आई बोलता है, आप असल में कहना क्या चाहते हो? कि आप ये कह रहे हो कि हम ह्यूमन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो? एल्डर बताता है, वर्तमान की शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। खासकर मार्शल आर्ट की दुनिया में रहने वाले लोग कंट्रोल लाइफ को कभी भी नहीं सहन करेंगे। मार्शल वर्ल्ड पहले से ही अपने पागलपन के लिए बदनाम होने लगी है। यहाँ के लोगों के भीतर सप्रेस इच्छाएं और आवेग उत्तेजित हो रही है। यह जल्द ही फटने वाली है। इसीलिए ह्यूमन गवर्नमेंट वो चुपचाप नहीं बैठेगी, भले ही हम चाहे या ना चाहे। हमारा सेक्ट भी इसमें शामिल होगा और हम अभी आने वाले तूफान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए हमें एक चमत्कार की आवश्यकता है। सही शब्दों में कहूँ तो हमें जिंदा रहने के लिए सुप्रीम हेवनली डीमन को वापस लाना होगा। सेम टाइम पर इधर हम देखते हैं जिन वो बोल रहा होता है, तो आप हेवनली डीमन सेक्ट का मेंबर इसीलिए वापस बनना चाहते हैं ताकि आपको सेक्ट का सपोर्ट मिलता रहे और आप ऑर्फनेज को चलाते रहे। बुढ़ो बताता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो पीछे से एकदम से ही चैन की आवाज आती है, डैड आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप बिना किसी परवाह के ऑर्फनेज को चला सकते हो। हमारे पास काफी पैसे हैं। मैं अभी आपके अकाउंट में 5000 क्रेडिट को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो प्लीज चिंता मत करिए। जिस पर कि कैप्टन वो बोल ही रही होती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तभी बुढ़ो चिल्लाता है, चुप रहो। अगर मुझे ऑर्फनेज को चलाने के लिए केवल पैसों की आवश्यकता होती तो मैं अपने हाथ पैर काट कर पैसों का इंतजाम कर लेता, पर मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे गौरव वापस पाने की आवश्यकता है जो मैं अपने जाने के बाद उन बच्चों को सौंप सकूं, यह साबित करने के लिए कि दुनिया ने उन्हें त्यागा नहीं है। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि वे अनमोल जीवन है जिन्हें प्यार के साथ संजो कर रखा जाता है। इसीलिए मैं एक फादर के रूप में निकम्मा नहीं बनना चाहता जो हारा हुआ इंसान की तरह अपने सेक्ट से ही बाहर निकाल दिया गया। मैं अपने सेक्ट में वापस जाना
चाहता हूँ ताकि वे बच्चे अपने सर को उठाकर गौरव से जी सके। मैं अपने बच्चों की नजरों में एक ऐसे फादर बनना चाहता हूँ जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेक्ट का प्राउड मेंबर है। वो इसकी इतनी बड़ी भाषण को सुनता हुआ शोभा जब बोलती है यह किस तरह की बकवास है, तो बुढ़ऊ का तो पूरी तरह से मुंह ही उतर गया था। वह कैप्टन अब चूंकि उसे पैसे नहीं देना है तो वह बुढ़ऊ का जोश बढ़ाते हुए कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, आपको ऐसा ही करना चाहिए। वहीं जिन बोलता है चिंता मत करो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी के साथ वो शोभा से कहता है तुम क्या कर रही हो, जल्दी करो और सेक्ट लीडर को कॉल करो या फिर खुद ही इससे निपट लो। जिस पर कि शोभा बिना कुछ बोले उसकी तरफ बस घूरती रहती है। तो जिन वो बोलता है क्या हुआ, जल्दी करो तुम कर सकती हो है ना। तो शोभा वो अपने सर को दूसरी साइड करते हुए बोलती है ये कितना परेशानी भरा है। इसी के साथ वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है क्या तुमने उसकी बातों को नहीं सुना, मुझे पता है तुम आसपास ही कहीं घात लगाकर जासूसी कर रहे हो, तो अभी इसी वक्त यहाँ पर आओ। हम देखते हैं उसकी बातों को स्पेस से वही छोटा बच्चा सुन रहा था जो कि शायद एल्डर का डिसाइबल है। वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर अगले ही पल वो उन लोगों के सामने था जिसको देखता हुआ सारे ही लोग शौक थे। वही शोभा वो बोलती है क्या तुम्हें इस आदमी के बारे में पता है। वो छोटा बच्चा बताता है नहीं मैं उसे नहीं जानता। तो बुढ़ऊ वो शोभा से पूछता है आखिर ये छोटा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है कौन ये। जिस पर शोभा उस बच्चे से पूछती है तुम्हारी रैंक क्या है, क्या तुम कोई हाई अप्स हो। वो बच्चा बताता है ऑफिशियली मैं हेवनली डीमन सेक्ट का सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट एसक्यू के फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पोस्ट को संभाल रहा हूँ। जो सुनता हुआ शोभा जब बुढ़ऊ से पूछती है क्या ये पोजीशन हाई होती है, बुढ़ऊ बताता है ऐसा नहीं हो सकता, सेंट्रल कमेटी फर्स्ट क्लास ऑफिसर केवल हाई अप्स नहीं होते बल्कि वो इंस्टेंटली टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं। आखिरकार एक बच्चा ऐसे पोजीशन को कैसे रख सकता है। तो ये बच्चा अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है लेकिन जिस पोजीशन पर मैं हूँ वो एक्चुअली काउंसिल ऑफ ग्रेट एल्डर का कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी है। भाई साहब ये सुन तो बुढ़ो की पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो कहता है कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, यह सच नहीं हो सकता, यह संभव है। अगर वह सचमुच में ग्रेट एल्डर के कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी है तो उसका पोजीशन एल्डरों के बराबर है। यही सब बोलता हुआ उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बच्चा सच बोल रहा है। इसीलिए वो बच्चा जैसे ही अपने कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी का बैज दिखाता है तो वो बुढ़ा तुरंत ही उसके सामने अपने घुटनों पर आ चुका था। जिसे देखता हुआ शोभा बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, अब उठ भी जाओ। वो मुझसे नीचे पोजीशन पर आता है जबकि मेरे बगल में खड़े इस आदमी के मुकाबले में वो बस एक तिल चट्टे की तरह है। इसी के साथ वो उस बच्चे से कहती है इसने बताया कि उसे हेवनली डीमन सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था, क्या तुम उसे दोबारा ज्वाइन करवा सकते हो। वो बच्चा बताता है ये बहुत ही आसान है, बस मुझे एफिलिएशन और रैंक बताओ, मैं तुम्हें दोबारा ज्वाइन कर देता हूँ। हम देखते हैं बुढ़ो जब उसे सारी चीजें बता देता है तो वो बच्चा अपने टैब में कुछ करते हुए कहता है बस 1 मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शोभा उससे पूछती है फिर क्यों, तुमने कहा था ये आसान है, काफी घमंडी लग रहे थे ये कहते हुए तुम, और अब देखो पता चल रहा है कि तुम्हारे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल है। वो बच्चा बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे निचले पोजीशन पर बहाली नहीं कर रहा हूँ, जो ये करना आसान होगा मैं उसे थोड़ी सी हाई पोजीशन को दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैंने हेवनली डीमन सेक्ट के नॉर्थ गैलेक्सी डिवीजन में उसे बहाली करने का आदेश दे दिया है और अब नॉर्थ गैलेक्सी डिवीजन को 71वें सेक्टर को आदेश देना होगा, फिर 71वें सेक्टर आदेश देगा सब डिस्ट्रिक्ट 443 को, फिर सब डिस्ट्रिक्ट 447 ऑर्डर देगा यूनिट 14 को और यूनिट 14 आदेश देगा ऑक्सिलरी स्क्वाड के द्वारा सिविल ड्यूटी टीम को। इसलिए सभी लेवल को पार करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये सब बोलता हुआ वो कन्फर्मेशन का वेट कर ही रहा होता है तभी उसके स्क्रीन पर एरर दिखाता है। जिन्हें देखता हुआ तो वो छोटा बच्चा भी कंफ्यूज हो चुका था। इसीलिए शोभा उससे पूछती है क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। वो बताता है मेरा ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही हम देखते हैं उसे उल्टा ऑर्डर मिला होता है बुढ़ो को तुरंत एलिमिनेट करने के लिए और सारे ड्रेस को पूरी तरह मिटाने के। वो कहता है मुझे तुरंत ही एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिला है, मुझे उसे अभी यहीं पर मारना होगा। जो सुनता हुआ सारे ही लोग शौक हो चुके थे, वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो बोल क्या रहा है। वहीं सेम टाइम पर एल्डर के साथ बैठा हुआ थर्ड आई बोल रहा होता है यह थोड़ा सा एक्सट्रीम है, आपको नहीं लगता, क्योंकि भले ही ह्यूमन गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन थोड़ा सा असुविधाजनक हो पर कोई भी सेक्ट उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई मानता है दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम आवश्यक होती है। मेरा मतलब आसमान में जब कोई बादल ही नहीं है तो तूफान की चिंता क्यों करे। एल्डर बताता है तुम सही कह रहे हो, वर्तमान मार्शल वॉल में केवल ह्यूमन गवर्नमेंट की वजह से ही शांति व्यवस्था स्थित है।
है, लेकिन समस्या यह है कि ये आदेश समझौते से नहीं बल्कि बलपूर्वक लागू किया गया है। 238 पिछले 100 सालों में ह्यूमन गवर्नमेंट के द्वारा इतने ही सेक्टों को मिटा दिया गया, यहाँ तक कि सिचुएन टैंक क्लैन जैसा फैमिली का भी नामो निशान नहीं बचा। ह्यूमन गवर्नमेंट के काम करने के तरीके बहुत ही ज्यादा कुशल और बेरहमी भरा है। वो न केवल नियमों को उल्लंघन करने वाले को मारते हैं बल्कि जिसे भी उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे बेरहमी से टॉर्चर करते हैं, सिर्फ सजा का डर फैलाने के लिए। ह्यूमन गवर्नमेंट क्योस फैलाने से पहले ही इंसानों के अंदर अपने डर को डाल देते हैं, इसलिए हर घटना के बाद उनकी टेरिटरी बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हो सकता है उनका अगला शिकार हम ही हों, क्योंकि यह उनके लिए सबसे इफेक्टिव ऑप्शन होगा। इन्हीं बातों के बीच हम देखते हैं वहाँ पर अचानक ही सिस्टम साउंड बजती है। कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर नंबर 7 कुछ समय पहले एक्टिवेट हुआ, जिसे देखते हुआ बुरो बेहद ही ज्यादा शौक हुआ होता है। जबकि इधर हम देख पाते हैं छोटे बच्चे की बातों को सुनने के बाद शोभा बोलती है, तुम तो बहुत ही ऊंचे पद पर हो, फिर तुम्हारे ऑर्डर को कौन खारिज कर सकता है? तो छोटा बच्चा बताता है, मैं आपके काम को नहीं कर सकता, यह ग्रेट एल्डर का ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर को नॉर्मल एल्डर के ऑर्डर मानकर इग्नोर नहीं कर सकता। यह कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर है, इसे केवल खास घटनाओं पर ही एक्टिव किया जाता है जो हमारे सेक्ट के भविष्य को संकट में डाल सके। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ शोभा जब बुढ़ो से पूछती है, आखिर तुमने किया क्या है? तो बुढ़ो पूरी तरह कंफ्यूज बोलता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑर्फनेज चलाता हूँ। जिसको सुनता हुआ छोटा बच्चा कहता है, जब भी ये कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर लागू होता है तो हेवनली डिमन सेक्ट के हर एक मेंबर को इसे तुरंत पालन करना पड़ता है, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। जो सुनता हुआ बुढ़ो बोल ही रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी छोटा बच्चा अपनी एनर्जी को बाहर निकालने के लिए उसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार उसकी तरफ जाने लगा था। तभी एक आवाज आती है, नहीं, मैंने कहा रुक जाओ। यह शोभा की आवाज थी। छोटा बच्चा कहता है, मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास इस ऑर्डर को नकारने का कोई अधिकार नहीं है। तो शोभा वो बोलती है, यह एक ऑर्डर है। जो सुनता हुआ तो वो बच्चा भी कंफ्यूज हो चुका था, वो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ चुका होता है। जबकि इधर हम देखते हैं थर्ड है, वो एलर की बातों को सुनने के बाद कहता है, ऑर्फनेज। एलर बताता है, तुमने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे कि सेक्ट के सबसे निचले डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्रेटली चलाया जा रहा था। पर 7 साल पहले मैंने सभी प्रकार की सहायता को बंद करने का आदेश दिया और सेक्ट से जुड़े सभी लोगों को निष्कासित कर दिया। तो थर्ड पूछता है, क्या ऑर्फनेज केवल ऑर्फनेज नहीं होता? फिर आप जैसे एलर इस तरह की तुच्छ चीजों में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? एलर बताता है, क्योंकि वे साधारण अनाथ बच्चे नहीं है। कहता है, साधारण नहीं है? आखिर आपका मतलब क्या है? आप बोलना क्या चाहते हो? ये सब बोलता हुआ अचानक ही उसे कुछ समझ आता है। वो कंफ्यूज शौक में कहता है, आप मुझे ये मत बताइएगा। तो एल्डर वो बोलता है, तुमने सही समझा है, वे बच्चे ऐसे सेक्टरों से आया है जिन्हें के ह्यूमन गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। हमने 3 साल से कम उम्र के सारे बच्चों को उस ऑर्फनेज में शरण दिया और उनकी प्रोटेक्शन के, जिनकी की अपनी सेक्ट की विनाश हुई यादें अभी भी धुंधली है। मार्शल वाल के हिस्सा होने के नाते एक सेक्ट के रूप में मेरे लिए यह करना सबसे कम दायित्व भरा था, ताकि मैं अपने अंदर की आवाज को जिंदा रख सकूं। हरे पूछता है, फिर आपने उस ऑर्फनेज को बंद क्यों कर दिया? एलर बताता है, दुनिया अस्थिर होती जा रही थी और ह्यूमन गवर्नमेंट और भी ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा था। अगर मैं ऑर्फनेज को ऐसे ही चलाता रहता तो इसे विद्रोह के रूप में देखा जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटा बच्चा शोभा के ऑर्डर वाली बात को सुनने के बाद कहता है, इस ऑर्डर का मतलब क्या है? इतने समय इनकार करने के बाद क्या आपने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया है कि आप सेक्ट का एक मेंबर है? शोभा बोलती है, तुम जो चाहो वो सोचो। वहीं इधर हम देखते हैं एल्डर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है, हम उस ऑर्फनेज को बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक चला रहे थे, यहाँ तक कि हमने बहुत ही ज्यादा दूर एक लोकल स्क्वाड को इसकी जिम्मेदारी दी थी और जो उन्हें लीड करता उन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखा हुआ था। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ह्यूमन गवर्नमेंट को इसकी भनक लग गई। 5 साल पहले हमें खुफिया जानकारी मिली कि ह्यूमन गवर्नमेंट के गश्ती दल ऑर्फनेज वाले प्लानेट के पास से गुजरा था। तो थर्ड वो कहता है, यह नॉर्मल पेट्रोलिंग भी तो हो सकती है। एलर कहता है, हाँ, पर मान लो अगर ऐसा नहीं होता तो? जिसका की जवाब थोड़े कुछ भी नहीं दे पाता। तो एल्डर वो आगे कहता है, मैं सेक्ट के एग्जिस्टेंस को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने ऑर्फनेज से सारे अपने निशान मिटा दिए और सभी तरह के सपोर्ट को बंद करके टेम्पररी मेंबरों को बाहर निकाल दिया। साथ ही एहतियात के तौर पर मैंने कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया। अगर कोई भी ऑर्फनेज को रिवाइव करने की कोशिश करता है तो उसमें शामिल सभी लोगों को तुरंत ही
खत्म कर दिया जाए तो ठहर है। वो कहता है फिर अभी अभी जो डायरेक्टर को दोबारा बहाली करने का आदेश आया था उसका क्या? एल्डर बताता है मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो न केवल ऑर्फनेज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है बल्कि उसे सीधे हमारे सेक्ट से जोड़ने की कोशिश भी। और खैर ये चीज हमारे लिए एक आशीर्वाद साबित हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता उस बच्चे ने ऐसा आदेश क्यों दिया, पर चूंकि अब मेरा आदेश लागू हो चुका है तो बहाली रद्द होगा और सभी संभावित जोखिमों को वो खत्म कर देगा, ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने उसे सिखाया था। इतने में ही एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया गया है और ऑर्फनेज के डायरेक्टर वांगो को दोबारा बहाल किया जा रहा है फील्ड कमांडर के पोजीशन पर एल्डर लेवल के अथॉरिटी के साथ। जो सुनता हुआ एल्डर की तो पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो अपने बदहवास अवस्था में कहता है ये किस तरह की बकवास है, जल्दी से मुझे तुरंत उससे अभी कनेक्ट करो। तो सिस्टम उसे बताता है हम अभी कनेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन लोकल सर्कमस्टेंस की वजह से अनअवेलेबल है। जो सुनता हुआ एल्डर बोलता है ये पूरी तरह से पागलपन है, क्या तुमने सच में ये किया है? हमें पता चलता है कि एल्डर इस बुढ़िया की बात कर रहा था जो कि अपने ऑफिस में बैठकर अपने स्क्रीन पर बुढ़ा की दोबारा बहाली को देख रही होती है। वहीं एल्डर वो बोलता है जैसे ही वो बंदा हमारे डाटाबेस में दोबारा एंटर होगा वैसे ही इसके बारे में ह्यूमन गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये ऐसा होगा कि हम खुद अपना सर थाली में सजाकर ह्यूमन गवर्नमेंट को देंगे और इस चीज की प्रोबेबिलिटी 99.634% है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों की मूवमेंट और बातों को सुनता हुआ AI सिचुएशन को कैलकुलेट करते हुए कहता है फिफ्थ ह्यूमन गैलेक्टिक वार की प्रोबेबिलिटी 94.774% है और हिंसा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 99.775% है। जबकि इधर हम देखते हैं छोटा बच्चा सोहवा के साथ अपने सारे मामलों को सुलझाकर वापस जाते हुए सोहवा की उसी ऑर्डर वाली बात को याद कर रहा होता है। वो सोचता है ग्रेट एल्डर के आदेशों को रद्द करने का अधिकार केवल सेक्ट के लीडर और सुप्रीम हेवनली डीमन के पास है। हम देखते हैं कुछ समय पहले आखिर हुआ क्या था। वो कहता है आपने कहा ये ऑर्डर है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो सोहवा वो बताती है हाँ तुमने सही सुना है। तो वो बच्चा कहता है ग्रेट एल्डर के आदेशों को रद्द करने का अधिकार केवल सेक्ट के लीडर और सुप्रीम हेवनली डीमन के पास है। तो क्या मैं मान लो ये ऑर्डर सुप्रीम हेवनली डीमन का दिया हुआ आदेश है? अगर हाँ तो क्या इसका मतलब आप हेवनली डीमन सोल के एग्जिस्टेंस को स्वीकारती हैं? तो सोहवा वो चिल्लाती हुई बोलती है मैं इसे स्वीकार करूँ या ना करूँ इससे क्या ही फर्क पड़ता है, यह मेरे अंदर है, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। मैं उस बदसूरत कमीने डीमन को मार भी नहीं सकते, अंत में वो मुझे निकल कर ही रहेगा। तुम लोगों ने ही मुझे ऐसा बनाया है तो हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। हम देखते हैं इन्हीं बातों को याद करता हुआ अभी ये छोटा बच्चा जाते हुए बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा होता है। बाद में कुछ दूर जाता है तो उसका कनेक्शन भी एल्डर के साथ बैठ चुका था। एल्डर कहता है क्या वो ऑनलाइन आ गया? आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? तुमने मेरे आदेशों को अनदेखा क्यों किया? वह बच्चा बताता है यंग लेडी जाग चुकी है, हमारे सेक्ट को अंततः हेवनली डीमन सोल मिल ही गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह अभी भी बहुत ही ज्यादा निराश छत के ऊपर बैठी हुई थी तो उसके पास जिन आते हुए कहता है तुमने अच्छा किया, शुक्रिया। जिस पर की सुबह वो थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहती है क्या मैं आपसे शादी नहीं कर सकती? आज उसे अगर जल्दी से हमारे आपके जैसे दिखने वाले 10 बच्चे हो गए तो क्या होगा? नहीं 30, नहीं शायद 100। तो जिन वो बताता है तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम्हें एक बेहतरीन जीवन साथी मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। जिस पर सोहवा वो निराश होती हुई अपने मन में कहती है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, अब मुझ में और सहन करने की शक्ति नहीं बचे। वहीं इधर हम देखते हैं थर्ड आई छोटे बच्चे की बातों को सुनने के बाद कहता है हेवनली डीमन सोल ग्रेट एल्डर यह सब हो क्या रहा है? तो एल्डर उससे कहता है मेरे साथ चलो, अब समय आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने के। दूसरी तरफ हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब छोटे बच्चे ने बूढ़ों को बताया होता है तुम्हारी बहाली दोबारा हो गया है, अब से तुम हेवनली डीमन सेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट मेंबर नहीं हो बल्कि एक फॉर्मल मेंबर हो ह्यूंगजी के रैंक पर। साथ ही तुम्हारा ऑर्फनेज पब्लिक सर्विस वॉलंटियर से हटकर ऑफिशियल ऑपरेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। जो सुनता हुआ तो बूढ़ों की आंखों में आंसू ही आ गए थे। वो कहता है अंततः तभी पीछे से चौंक कहती है बहुत बढ़िया डैड, अब चूंकि ऑर्फनेज ऑफिशियल ऑपरेशन में बदल गया है तो निश्चित है इसकी बजट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसको सुनता हुआ छोटा बच्चा वो बोल ही रहा होता है कि ये अभी नहीं होगा। तभी वो देखता है कि उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए दोनों बाप बेटी तो अपने अलग ही खुशी में डूबे हुए थे। तो वो कुछ भी नहीं कहता और बस अपनी स्क्रीन की तरफ देखता रहता है जहाँ पर की बजट अभी भी फ्रीज था, जिसको की बदल कर वो जैसे ही डबल करता है तो बुढ़ा उससे अचानक ही कहता है प्लीज मुझे बताइए बजट कितना इंक्रीज हुआ है, अगर ये डबल हो जाते हैं तो मैं बच्चों को उनके बर्थडे पर बीफ और सोप को पिला सकता हूँ। जिसको सुनता हुआ चौंक बोलती है क्या बस डबल? अब चूंकि ऑर्फनेज ऑफिशियल हो गया है तो इसकी बजट
बचत लगभग 10 गुना बढ़नी चाहिए कम से कम। जिस पर ब्रो बोलता है, क्या अगर ऐसा हुआ तो मैं बच्चों के लिए सर्दियों में उनके लिए अच्छे विंटर कोट खरीद पाऊंगा और साथ ही उनके लिए गर्मी का भी व्यवस्था कर सकता हूँ। जो सुनता हुआ ये बच्चा कुछ भी नहीं कहता और बस उसने जो बजट को डबल बढ़ाया था उससे पूरी तरह से 10 गुना बढ़ा देता है। और अब इन दोनों बाप बेटे के लालच वो बढ़ रही थे। वे आपस में बात करते हुए कहते हैं, नहीं ये अगर 100 गुना बढ़ जाए तो कैसा होगा, नहीं मान लीजिए 1000 गुना। उन लोग की ऐसी लालच को देखता हुआ वो बच्चा कहता है, अब इससे आगे की अनुमति नहीं है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर अपने साथ थर्ड आई को एक अलग ही जगह पर लेकर आ चुका था, जहाँ पर की 2 बड़े बड़े डोम जैसे स्ट्रक्चर रखे हुए थे, जिन्हें देखता हुआ थर्ड आई कहता है, यह तो इनक्यूबेटर है, आखिर यह यहाँ पर कर क्या रहा है। तो एल्डर उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो एक्सीलेंस का जन्म कैसे हुआ। थर्ड आई बताता है, हाँ पूरे ब्रह्मांड भर में फैले हुए हेवनली डिमन सेट के डिसेंडेंटों को खोजकर उनमें से सबसे प्रभावशाली बच्चे को चयन किया, फिर उन्होंने उसे रिग्रेसली ट्रेन किया और मार्शल आर्ट के साथ साथ चरित्र निर्माण में कठोर प्रशिक्षण दिया ताकि वो नियरली परफेक्ट ह्यूमन बन सके। हालांकि मैंने ये सारी चीज एक्सीलेंस से ही सुने हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सीलेंस पूरे इतिहास में बने हुए हेवनली डिमन का मिश्रण है। जो सुनता हुआ एल्डर कहता है, ये कहानी तो फैंसी फेरी टेल की तरह लग रही है। थर्ड आई को जो सुन बेहद ही ज्यादा हैरानी हुई थी, तो एल्डर उसे बताता है, मिश्रण वाली बात तुम्हारी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमने हेवनली डिमन के हर एक पीढ़ी से केवल डोमिनेटिंग जिन को ही चुना था। थर्ड आई जिस पर कहता है, क्या आप कह रहे हो कि आपने एक क्लोन को बनाया। जिसके जवाब में एल्डर जब कुछ भी नहीं कहता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रेट एल्डर प्लीज बताइए। तो एल्डर उसे बताता है, सुप्रीम हेवनली डिमन वही व्यक्ति नहीं है बल्कि एक वेसल है जो कि हेवनली डिमन सोल को कंटेन करता है, एक ऐसा वेसल जिसका जन्म चमत्कारों का भी चमत्कार है। इसीलिए हमारे पास उस चमत्कार के होने का इंतजार करने का समय नहीं था। इसीलिए छठे हेवनली डिमन लीमोक जिन को हमको छोड़कर चले जाने के बाद हमने सभी हेवनली डिमन के जिनों को इकट्ठा किया और केवल डोमिनेटिंग लक्षणों को मिलाकर एक सुपर ह्यूमन लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया। थर्ड आई कहता है, लेकिन फिर भी ये असफल रहा क्योंकि एक्सीलेंस हेवनली डिमन सोल को कंट्रोल नहीं कर सकते। एल्डर बताता है, उस दिन 2 का जन्म हुआ था, 1 का नहीं, और हमने गलत चुनाव कर लिया। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वभावी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि जिन उससे बात करने के बाद वहाँ से चला गया होता है और अब उसके पास आया था कैप्टन, जो कि कहता है, तो तुम यहाँ पर हो और तुम इतना निराश क्यों हो, तुम तो बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह लग रही हो। शोभा बताती है, क्योंकि सूरज डूब रहा है और रात जल्द ही आने वाली है। कैप्टन कहती है, हाँ तो रात में क्या खराबी है, मुझे तो रात पसंद है, गर्म कंबल ओढ़ कर सोने का अलग ही मजा होता है। तो शोभा कहती है, पर रात को वो भी आता है हर रात मेरे कंबल के अंदर और मेरे कानों में फुसफुसाता है उसे स्वीकार करने के लिए, ताकि वो मुझे निगल सके और अपने बीज मेरे अंदर डाल सके। वो मेरे पेट के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। वहीं इधर हम देखते हैं थर्ड आई एल्डर की जुड़वा वाली बात सुन कहता है, आपके बोलने का मतलब क्या है, जुड़वा बच्चे। एल्डर बताता है, तुमने सही सुना, वे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन चूंकि 2 हेवनली डिमन नहीं हो सकते थे इसलिए हमने लड़के को चुना क्योंकि उसे मार्शल आर्ट सिखाना अधिक फायदेमंद था। थर्ड आई पूछता है, तो फिर वो लड़के। एल्डर बताता है, उसे फ्रीज कर दिया गया था बैकअप के तौर पर, ताकि किसी भी अचानक आई घटना में उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन फिर एक दिन वो जाग गए और इस दुनिया में आई। थर्ड आई पूछता है, ये संभव भी कैसे हो सकता है। एल्डर बताता है, भले ही ये इंसानों के लिए असंभव हो। और जिसको सुन थर्ड आई समझ गया था वो क्या कहना चाहता था। एल्डर आगे कहता है, हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था, क्योंकि भले ही लड़के के अंदर हेवनली डिमन सोल नहीं था, लेकिन वो उस लड़की के अंदर था, जिसकी वजह से अब देखो हमें एक और कठिन फैसले को लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 हेवनली डिमन कभी भी नहीं हो सकते। जो सुनता हुआ थर्ड आई कहता है कि आप ये कह रहे हो कि हम अपने हाथों से एक्सीलेंस को खत्म कर दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो एल्डर वो बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो, अगर हम चाहे तभी ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारी क्षमताओं से परे है, इसलिए अब उन्हें ही तय करना पड़ेगा कौन जिंदा बचेगा, यही उनका भाग्य है। सेम टाइम पर कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अपने गुफा के अंदर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर अचानक ही उसकी मदर की आई आती है और उससे कहती है, मुझे थोड़े समय के लिए तुम्हारी फ्री विल को लेनी पड़ेगी जो मैंने तुम्हें दी थी, क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। वो कहता है, प्लीज मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूंगा। जिस पर की वो आए बुढ़ाओ के ऑर्फनेज को दिखाते हुए कहती है, वहाँ पर जाओ और ऑर्फनेज के सारे निशान मिटा दो, अगर कोई तुम्हारे बीच आने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना, क्योंकि मानवता के भाग्य का फैसला करने का अभी समय नहीं आया है। उसके इतना बोलते ही अगला सीन अथीना के
के कमरे का था वो तैयार बैठे किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं जिन आता है हाथ में 2 शराब के गिलास को लेकर और फिर उसे देते हुए कहता है मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। लेडी एथीना, आप मेरे इटर्नल आइडल हो, एक ऐसे सपने की तरह जो कभी सच नहीं हो सकता। ये सब बोलता हुआ वो जब उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है तो हम देखते हैं एथीना भी उसकी गंध में मदहोश होने लगी थे। वहीं जेन आगे कहता है मुझ जैसा आदमी अकेले कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ और लोगों को बुला सकता हूँ, सभी अलग अलग स्टाइल के हैं। जिस पर कि एथीना सिसकते हुए कहती है क्या मैं वाकई में ऐसा? तो जेन वो बोलता है हर एक आदमी की एक्स्ट्रा फीस होगी। जिसके जवाब में एथीना वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही उसके होलोग्राम में हिले जाता है और देखते ही देखते सारी चीजें गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी भी हालत में परेशान मत करना, मैंने पेड लीव ली थी। तो उसे देखते हुए ये बुढ़िया कहती है मजाक मत करो, सिक्योरिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट को कभी भी पेड लीव नहीं मिलते। जिस पर क्या थी ना जब कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है तो वो बुढ़िया कहती है तुम्हारी दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ी हुई है, क्या तुमको चोट लगी है या फिर कोई इंटरनल चोट है? तो एथीना वो शर्माते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ, बस मुझे मिशन को बताओ आखिरकार इस बार कौन सी भैंस डूब गई पानी में? पर चीफ उसकी बातों का कोई भी जवाब न देते हुए कहती है तुम्हारा ये गुस्सा कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही थी? जिस पर एथीना भयंकर गुस्से में शर्माते हुए बोलती है मॉम, यानी कि चीफ उसकी मदर है। तो उसकी मॉम बुढ़ो की ऑर्फनेज को दिखाते हुए बोलती है इसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। एथीना बोलती है ये तो ऑर्फनेज है, आखिर आप ऐसा क्यों चाहती हो? तो उसकी मदर वहाँ से जाते हुए बोलती है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर हैप्पी नाइट सर्विस अब खत्म होती है और हाँ तुम्हारे एक्स्ट्रा सर्विस के पेमेंट वो काट लिया गया है। तो एथीना वो चिल्लाते हुए कहती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे मेरे पैसे रिफंड करो। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है। हम देखते हैं एथीना अपने स्पेशल मिशन को पूरा करने के लिए प्लानेट B0886 अल्फा 77 की ओर निकल चुकी थी, जहाँ पर की ऑर्फनेज है। वहीं हम देखते हैं कैप्टन भी अपने शिप के साथ बुढ़ाओ को लेकर उसी प्लानेट की ओर निकली होती है, जहाँ पर की रॉबर्ट और चोंग दोनों साथ मिलकर स्पेस को देखते हुए कपल टाइम को काट रहे होते हैं। और उन्हीं के पीछे बैठा हुआ था उसका ससुर, जिसको की नींद तो बहुत ही ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। वो बस उन दोनों को घूरे जा रहा होता है। तो उसे देखते हुए सुंजा कहता है अगर आप थक गए हैं तो सो जाइए, मैंने आपके लिए कमरा भी तैयार कर दिया है। वैसे भी ऑर्फनेज पहुंचने में हमें लगभग 10 घंटे से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि हम फ्यूल बचा रहे हैं और रैप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बुढ़ो वो बोलता है मैं इन दोनों के सोने जाने से पहले सोने नहीं जाऊंगा, पहले इन दोनों को सोने जाने दो, मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता, नहीं तो पता नहीं ये मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर बैठे। तो सुंजा उन दोनों को देखते हुए बोलता है उनके पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं बचा है, यहाँ तक कि 1 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए उन्हें वो करने दो जो वे करना चाहते हैं। वो बुढ़ो जिस पर कहता है मुझे इस बात की परवाह नहीं वो मेरी नजरों से दूर क्या करते हैं, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ वे बिना शादी के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुंजा जो सुन वहाँ से जाते हुए कहता है जो चाहो वो करो, लेकिन जब तक तुम जागते रहोगे तब तक वे दोनों कभी नहीं सोएंगे। हम देखते हैं अपने पीछे बुढ़ो को इस तरह बैठा हुआ देख रॉबर्ट कहता है धत तेरे के ससुर जी तो अभी भी डटे हुए हैं। तो चंग वो कहती है सही कहा, पर थोड़ी देर इंतजार करो वो खुद सो जाएंगे। जिस पर कि रॉबर्ट खुद को सांत्वना देते हुए अपने मन में कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो बूढ़ा है, वो हमसे तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सुंजा अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोल रहा था इंसान वाकई में इंसान ही होते हैं। इसी के साथ वो सिस्टम को कमांड देते हुए कहता है स्पीड को अल्ट्रा पावर सेविंग पर स्विच करो, अच्छा होगा कि हम स्लो ही यहाँ से जाएं। और अचानक ही वो अपने सामने कोई चीज देकर बेहद ही ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि खड़ा था उसकी मदर, जिसको देखते ही देखते उसका कॉन्शियसनेस पूरी तरह से फेड हो गया होता है, जबकि उसकी मदर ने एक शब्द भी उसे नहीं कहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन जब अपने बाथरूम में नहा रही होती है तभी उसे अपने पीछे अचानक ही कुछ महसूस होता है, जिसको महसूस करता हुआ जैसे ही वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उससे दिखाई देता है वही है जो अभी अभी सुंजा के सामने खड़ा था। और आगे क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता, सीन उसके आते ही शिफ्ट हो जाती है और अगले सीन में हम शोभा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर ही रही थी। तभी उसे उस AI की आहट महसूस होती है। वो तुरंत ही अपने बेड से उठकर जैसे ही उसे गालियां देते हुए उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है तो हेवनली डीमन सोल उससे कहता है रुक जाओ, दखल मत दो और सो जाओ, तुम अपनी अभी की ताकत से कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पर की शोभा वो गुस्से में बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ। इससे आगे पता नहीं हुआ क्या बोलती है। सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है इन दोनों की तरफ जो कि अभी भी बुढ़ो के सोने के इंतजार में स्पेस को देख रही होती है। और फाइनली हम देखते हैं बुढ़ो सो गया था। रॉबर्ट कहता है
वे सो गए। चियोंग बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। रॉबर्ट जैसन कहता है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। पर जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे तभी एकदम से ही वो सिर्फ एक बड़ा झटका लेता है और फिर तुरंत ही अपनी फुल स्पीड की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। जिसको देखता हुआ रॉबर्ट वो घबराते हुए कहता है, ये तो रैप है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? सुंजा, फ्यूल को तुम इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो? और हम देखते हैं सुंजा वो तो अपनी पूरी तरह से कॉन्शियसनेस को खोकर ट्रांस स्टेट में चला गया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन शिव के एक अलग कमरे में जब मेडिटेट कर रहा होता है तभी उसके पीछे वाला दरवाजा खोलता है और वहाँ से वही तो आता है जो कि कोई और नहीं कैप्टन थे। लेकिन जिन ने उसे पहचान लिया होता है कि वो कैप्टन नहीं है। और हाँ, ये सारे सीन 5th ह्यूमन ग्रेट वॉर के आउटब्रेक के 13 घंटे पहले का होता है। जिन उसे महसूस करता हुआ कहता है, तुम सार्योंग नहीं हो। मैं अपने सीने पर जो ये इंटेंस प्रेशर को महसूस कर रहा हूँ वो मैंने पहले भी महसूस किया है। तुम वही अजीब सी आंख हो, आखिर तुम मेरे सामने फिर से क्यों आए? वो बताती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिन जो कि सुनता हुआ हैरानी में कहता है, तुम अपनी इच्छा अनुसार क्रिएशन कर सकती हो, यहाँ तक कि समय तक को कंट्रोल कर सकती हो, फिर आखिर तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता कैसे पड़ गई? वो बताती है, मैं ह्यूमन के लिए एग्जिस्टेंस में हूँ, इसीलिए मैं इंसानियत के फायदे के लिए सारी चीजों को कंट्रोल करती हूँ और मुझे इंसानी इतिहास में हस्तक्षेप पसंद नहीं और न ही मैं इसे किसी को करने देती हूँ। उसके नाम बोलते ही सीन चेंज होता है और सेम समय पर हम बुढ़ाओ के ऑर्फनेज को देखते हैं जहाँ पर के एथीना पहुंच चुके थे और अपने सामने किसी को देख वो काफी ज्यादा शौक होती है। वो देखती है उसके सामने खड़ा था एडम, जबकि बैकग्राउंड में जिनके पास खड़ी एआई बता रही होती है इस समय ह्यूमैनिटी एक नए प्रकार के एपोक्लिप्स का सामना कर रही है। अभी का इंसानी दुनिया एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जो अपनी चरम सीमा तक फूल चुकी है, अगर जरा सा भी चिंगारी भड़कती है तो वो फूट जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीडर के पास एल्डर आया होता है और उसे कोई चीज बताता है तो वो कहता है, आपने अभी अभी क्या कहा? मुझे दोबारा बताइए ग्रेट एल्डर। तो एल्डर वो कहता है, प्लीज जाने की तैयारी करिए, हमें ली मॉक्जिन का पता चल गया है, वो अभी मर्सी ऑर्फनेज के पास है। जो सुनता हुआ लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने सामने एडम को खड़ा देख एथीना वो कहती है, मुझे यकीन है मैं उसे पहली बार देख रही हूँ, पर फिर भी उसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल ही जिन की तरह उसे दिखाई दे रहा होता है या फिर शायद उसी की तरह है। अपने बेडरूम की बात याद करता हुआ एथीना बहुत ही ज्यादा शर्मा चुकी थी जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती, जबकि उसके साथ खड़े आर्मर सोल्जर जब एडम को जांच करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि इसके बजाय उसका सिस्टम कहता है कि कनेक्शन एरर, डाटा एनालिसिस इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से वो एथीना से कहता है, मैं उसे स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है मेरा डिवाइस वो खराब हो गया। तो एथीना वो बताती है, यह डिवाइस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी उसे स्कैन नहीं कर पा रही हूँ, किसी तरह का एक्सेस ब्लॉक लगा हुआ है। तो वो आर्मर कहता है, आर्मर कॉर्प्स के स्कैन को रोक सके ऐसी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है, जिस पर एथीना ये कहते हुए कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह स्पष्ट रूप से मेरे सामने खड़ा है पर फिर भी हम उसे स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। एडम की तरफ जाते हुए वो अपनी मदर की पहले कही गई बातों को याद कर रही थे, यहाँ पर कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ वो बिल्कुल एडम के सामने खड़ी होकर उससे कहती है, मैं एथीना सान हूँ, ह्यूमन गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन ऑफिस से, मैं स्पेशल सिक्योरिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास एजेंट हूँ, मुझे बताओ तुम हो कौन? जिसके जवाब में एडम जब कुछ भी नहीं कहता है तो वो बोलती है, मेरा सुझाव है बेहतर होगा कि तुम पूछताछ में सहयोग करो, नहीं तो कभी कभी स्पेशल सिक्योरिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अथॉरिटी ब्रूटल होकर भूल जाती है कि ह्यूमन राइट क्या होती है। जिस पर कि एडम अभी भी कुछ भी जवाब नहीं देता है तो एथीना वो बोलती है, मैं समझ गई, तो तुम उस तरह के इंसान हो जो मार खाने के बाद ही सुनते हैं। इसी के साथ वो अपने सोल्जरों से कहती है, इसे अरेस्ट कर लो और इसे मारना मत। और हम देखते हैं उसके सोल्जर जवाब देना तो दूर की बात, वो अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलते, जिसको देखता हुआ तो एथीना भी कंफ्यूज हो चुके थे। वो कहती है, तुम लोग कर क्या रहे हो? तभी वो देखती है कि उसके दोनों ही सोल्जरों की बॉडी अपने आप ही 2 हिस्सों में अलग हो चुके थे, जबकि उसके सामने कुछ हुआ भी नहीं था। अपने सामने कैसे नजारे को देख वो समझ नहीं पाती ये सब हो क्या रहा है। इतने में ही उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है, यानी कि ये एडम ने ही किया था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एथीना उसे देख भी नहीं पाई। वो उससे बात करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एडम फिर से उसके पीछे से गायब हो चुका था, जिसको कि वो आसपास ढूंढ ही रही थी। तभी एडम बिल्कुल उसके बगल में आकर उससे कहता है, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर क्यों ना मैं तुम्हें मारूं। उसकी ऐसी रफ्तार से कंफ्यूज एथीना उससे कहती है, आखिर तुम किस तरह की बकवास को कर रहे हो? साथ ही वो सीक्रेट चैट करते हुए अपने मदर से पूछ रही होती है, क्या तुम इसे देख पा रही हो या मेरा फीड तुम्हें मिल रहा है? तो उसकी मदर उसे देखते हुए कहती है, हाँ मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। तो एथीना उसे पूछती है, आखिरकार ये बंदा क्या है? वो बताती है, वह कोई इंसान नहीं है। जिसको सुनता हुआ एथीना बेहद ही ज्यादा शौक हुई थी। वहीं वो उसकी मदर उसे बता रही होती है, मैं सांस लेने की गति, नसों की गति और शरीर के तापमान का पता
पता लगा सकती हूँ, पर उसकी न्यूरल नेटवर्क इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ तक कि वो इतना स्थिर और नियत है कि अनियमितता का जरा सा भी संकेत नहीं है, जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो निश्चित ही अनबिलीवेबल सोफिस्टिकेटेड एंड्रॉइड है, हमारी अभी की टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक पर है। जो सुनता हुआ थी ना, वो हैरान हो ही रही होती है। तभी एडम उससे कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं एक एंड्रॉइड हूँ। हालांकि मशीन ह्यूमन कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जो सुन एथेना अपने मन में कहती है, क्या वो हमारी ट्रांसमिशन को सुन सकता है? पर कैसे? तो एडम वो जवाब देता है, यह तो बहुत आसान है। मेरे मुकाबले अभी की इंसानी टेक्नोलॉजी आदिम अवस्था में है। यानी कितना लो कि अगर तुम कंपेयर करो तो इंसानी टेक्नोलॉजी पत्थर का हथियार है, तो उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस मिसाइल है। खैर उसकी बातों को सुन एथेना अपने मन में कहती है, यह कैसे हो सकता है? वो मेरे मन की बातों को भी पढ़ रहा है। क्या उसे सिचुएशनल साइकोलॉजी एनालाइज करने की भी ट्रेनिंग मिली है? यही सब सोचता हुआ वो कहती है, तुम हो कौन और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एडम जवाब देता है, मैं तुम्हें इन्हीं की तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है कि मैं हिचकिचा रहा हूँ। ऐसा तो केवल एक ही प्रकार की स्थिति में होता है, जब आपकी एंट्रोपी एनर्जी ह्यूमन एवरेज से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड चला गया हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, इतना है कि ह्यूमन वर्ल्ड का फ्यूचर वो अफेक्ट हो सकता है। इसलिए अब तुम्हें मारने से पहले मुझे इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना होगा, जब तक कि ब्रह्मांड से भी वास्टर और डीपर इंसाइट रखने वाला एक ऐसा फैसला नहीं ले लेता जिसमें कि कोई त्रुटि ना हो। हम देखते हैं उसके ऐसा बोलते ही फैसला भी आ जाता है। वो भरोसा है, उसे ऑर्डर देता है, उसे खत्म कर दो। जिसको सुनता हुआ वो कहता है, चलो फैसला हो गया, अब तुम मरने वाली हो। और तभी हम देखते हैं उसी आय का दूसरा रूप, जो कि जिनके पास था, वो ऑर्डर देता है, रुक जाओ, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। जिसको सुनता हुआ तो वो भी कंफ्यूज हो चुका था, वो समझ नहीं पाता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहीं सितंबर दूसरी तरफ हम देखते हैं, जिनके पास जो खरा एआई था वो कहता है, तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना होगा पूरी तरह से। मतलब कि यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन उठ चुका है, क्योंकि एक ही एआई का दूसरा रूप वो तबाही को लाना चाहता है, जबकि दूसरा रूप वो तबाही को रोकना चाहता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों ही रूप एक ही एआई है या फिर अलग अलग। खैर जो भी हो, अगले एपिसोड में या तो तबाही होगी या फिर हमें जवाब मिलेगा, क्योंकि अगर एथेना मरती है तो ह्यूमन गवर्नमेंट वो चुप नहीं बैठेगी और एआई का बैकग्राउंड प्लान सभी को पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एल्डर वो अपना अलग ही प्लान बना रहा है, लीडर और जिनको एक साथ लाकर लीडर को मरवाने के, ताकि हेवनली डीमन की पोजीशन वो खाली हो सके। तो देखते हैं आखिरकार कहानी में आगे क्या होगा।